हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे BSOE 144 जो कि आपका कोर्स कोड है नृवंश विज्ञान अध्ययन। ये आपका कोर्स टाइटल है। ठीक, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये। इसके बारे में बात करेंगे और इसका अभी एग्ज़ाम होने वाला है। तो काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे कि सर इस पे भी एक वीडियोस बना दे, तो मैंने कहा चलो इस पे भी बना देते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें ये जो है नृवंश विज्ञान है और आप ये देख रहे हैं, फिगर से ही आपको कुछ पता चलेगा। ठीक, उसके बाद में हम इसमें बात करेंगे नृवंश विज्ञान में। बहुत ये शॉर्ट वीडियोस होगा और एक ही वीडियो में ये पूरा बुक को हम कंप्लीट करेंगे। 1 घंटा 30 मिनट लगे या 1 घंटा 40 मिनट लगे, बस मैक्सिमम इतना ही समय लगेगा। तो आप प्लीज़ अब इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे तरीके से देखें और मेरी बातों को एकदम ध्यानपूर्वक सुने। अगर हमारी बातों को अच्छे से सुन लेते हैं सिर्फ, तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो नृवंश विज्ञान BSOE 144 144, ठीक है, इसमें क्या है कि 3 ब्लॉक दिया गया है। ठीक है, इसमें खंड 1, खंड 2 और खंड 3 दिया गया है। अब खंड 1 में यानी कि ब्लॉक 1 में 5 यूनिट है और ब्लॉक 2 में भी आपके 6 यूनिट है और ब्लॉक 3 में भी आपके 5 यूनिट है। बहुत तेज़ी के साथ जो इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए VVI क्वेश्चन है, VVI टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट में इसमें है ये जो नृवंश विज्ञान है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, मानव जाति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मानव जाति विज्ञान के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है कि आपका क्वेश्चन आएगा इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव जाति विज्ञान क्या है, यानी कि नृवंश विज्ञान क्या है या नृवंश विज्ञान से आप क्या समझते हैं। इस तरीके से सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे बोलने में कोई वर्ड अगर लड़खड़ा जाए तो प्लीज़ सॉरी। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका देखिए यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में आपका सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंट है मानव जाति विज्ञान के विकास का इतिहास और मानव जाति विज्ञान के प्रकार। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मानव जाति के विज्ञान के प्रकार। ठीक, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है। 2 टॉपिक इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए मानव जाति विज्ञान के मतलब 4 प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार हैं? एक सकारात्मक तथा प्रकार्यवादी मानव जाति विज्ञान, दूसरा मानव जाति विज्ञान के व्याख्यात्मक घटनात्मक पहल और आलोचनात्मक मानव जाति विज्ञान, और 5वां है नारीवादी मानव जाति विज्ञान। इसमें ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, नारीवादी मानव जाति विज्ञान। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि देखिए ये आखिर है क्या, नृवंश विज्ञान क्या है। ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, एथनोलॉजी एक शब्द होता है, जो कि ये एथनोलॉजी एक शब्द है जो कि ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, एथनोस से बना है। ये किससे? एथनोस से बना है, एथनोलॉजी। ठीक है, एथनोलॉजी मीन्स होता है मानव जाति विज्ञान। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? लोग, जाति या सांस्कृतिक समूह, या जब एथनो, देखिए एथनो क्या है? उपसर्ग है। अगर आपने पढ़ा हुआ ग्रामर, उपसर्ग और उसके बाद में एक और आता है जो लास्ट में जोड़ा जाता है। उपसर्ग को पहले जोड़ा जाता है और उपसर्ग को जो ग्राफिक में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर ग्राफिक में जोड़ा जाता है तो एथनोग्राफिक यानी कि मानव जाति विज्ञान शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है यानी कि वह विज्ञान जो मानव जाति के जीवन के तरीकों को, यानी कि जो उसका जीवन जीने का तरीका है, स्टाइल है, उस पे प्रकाश डालता है मानव जाति विज्ञान। ठीक है, इस प्रकार मानव जाति विज्ञान लोगों के समाज वैज्ञानिकों विवरण तथा उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों का व्याख्या करता है, उसके बारे में बताता है। मानव जाति विज्ञान एक कला तथा एक विज्ञान भी है जो सांस्कृतिक समूह की व्याख्या करता है। ठीक है,
फेटरमैन ने 1998 में कहा था कि मानव जाति विज्ञान से निकलकर समाज विज्ञान द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर, यानी कि यह स्थलीय अध्ययन द्वारा संस्कृति का सिलेवार वर्णन करता है। ठीक, अब इसमें देखिए अलग अलग प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार जाति विज्ञानी शोधकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहभागिता के जरिए लोगों के दैनिक जीवन का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है, निर्वंश विज्ञान में, और विभिन्न समस्याओं पर आधारित तथ्य एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जो कि शोध से संबंधित होती है। ठीक है, अब देखिए मानव जाति विज्ञान गुणात्मक प्रविधि के रूप में लोगों के विश्वासों, सामाजिक अंतर संबंधों तथा व्यवहारों का संग्रहित जानकारियों व विवरणों के आधार पर अध्ययन करता है। ठीक, ये किसने कहा था? तो डेंजिन ने कहा था ये। ठीक है, 2011 में कहा था। इस प्रकार हम अगर देख सकते हैं तो मानव जाति विज्ञान प्राकृतिक रूप से लोगों की उन अवस्थाओं का अध्ययन करता है जिनमें उनकी सामान्य गतिविधियां, अनुसंधान कर्ताओं की उपलब्धियां एवं विचार शामिल होते हैं। समझ गए? केवल मनुष्य की गतिविधियों को ही इसमें शामिल नहीं किया जाता, बल्कि समस्त तौर तरीक़ों व सिलसिलों को बिना किसी बाहरी दबाव के शामिल किया जाता है। ठीक है, ये ब्रेनर ने कहा था। आई बात समझ में आपको? अब देखिए मानव जाति विज्ञान को एक प्रविधि या प्रक्रिया माना जाए और एक उत्पाद के रूप में स्वीकार किया जाए, यह समझा जाना जरूरी है कि एक सतत प्रक्रिया के रूप में मानव जाति विज्ञान विभिन्न क्षेत्रों से जानकारियाँ इकट्ठा करता है। ठीक है, जो कि अनुसंधानकर्ताओं के अवसर पर प्रदान भी करता है कि वे दैनिक जीवन में दूसरी संस्कृतियों का निकटता से तथा गहनता से निरीक्षण व अध्ययन करें और अनुभव के आधार पर उनका आकलन करें। आ गई बात समझ में? निर्वंश विज्ञान क्या है मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया। बहुत तेज़ी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए मानव जाति विज्ञान संबंधी विवरणों में वे प्रश्न भी शामिल होते हैं जिनके उत्तर शोधकर्ता तलाशते हैं। ठीक है, और पूरी गतिविधि या घटना का विस्तार से वर्णन किया जाता है, क्योंकि इनमें विशेष प्रकार के अनुभव सम्मिलित होते हैं और बारीक से बारीक तथ्यों को, सच्चाइयों का यानी विवरण भी विस्तार पूर्वक इसमें दिया जाता है, यानी पूरा डिटेल्स के साथ जो बातें बताई जाती हैं किसमें? तो निर्वंश विज्ञान में, यानी कि मानव जाति विज्ञान में। ठीक है, मानव जाति विज्ञान आप समझ गए। देखिए मानव जाति विज्ञान का इतिहास और विकास क्या रहा। देखिए 1800 के पूर्वार्ध यानी उसके पहले में मानव जाति विज्ञान का उपयोग लोगों की भौतिक कलाकृतियों तथा संस्कृतियों की तुलना करके उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता था। क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मानव जाति विज्ञानी स्वयं निरीक्षण करके जानकारियाँ एकत्रित नहीं करते थे, वे केवल सरकारी आंकड़ों, मिशनरी दस्तावेजों तथा यात्राओं के विवरणों द्वारा अथवा खोजकर्ताओं द्वारा जुटाए गए आदि मानव जातियों के विवरण का सहारा लेते थे। क्लियर? जो आदि मानव होते थे, जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा आदि मानव का, तब आपको इसका बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। बस इसमें एक ये पॉइंट था कि आखिर निर्वंश विज्ञान है क्या, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब आगे हम बढ़ेंगे जो इसमें इम्पोर्टेंट है। राइट, अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। मानव जाति विज्ञान लेखन में प्रत्यक्षवादियों की क्या भूमिका रही। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। राइट, अब हम बात करेंगे इसे मानव जाति विज्ञान के लेखन के लिए पूर्व आवश्यकताएं। ठीक, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा हम ये जान लें कि यह जान लेना ज़रूरी है कि सावधानी से एकत्रित किए गए मानव जाति संबंधी आंकड़ों की सांस्कृतिक व्याख्या मानव विज्ञान की प्रविधियां से प्रौद्योगिकी के आधार पर की जाती है। क्लियर है? ऐसा करते समय कुछ मूलभूत धारणाओं का ध्यान रखा जाता है। इससे मानव जाति विज्ञान का सृजन होता है। महत्वपूर्ण पूर्णतावादी दृष्टिकोण की उपलब्धि होती है। इनमें प्रासंगिकता पूर्ण एमिक तथा एटिक दृष्टिकोण शामिल है, जो तटस्थता व निरपेक्षता या आधारित होते हैं। क्लियर हो गया? इसमें किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह या पूर्व निर्णय नहीं होती है, ये फेटरमैन ने कहा था। अब देखिए इसमें एक पॉइंट है प्रासंगिकता, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे। एमिक तथा एटिक दृष्टिकोण ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। देखिए एमिक दृष्टिकोण यानी कि अंदर की, ठीक, तथा बाहर की वास्तविकताओं को समझना। ठीक है, एमिक दृष्टिकोण
का मतलब होता है। अधिकतर मानव विज्ञानी शोधकर्ता की प्राथमिकता होती है स्थितियों तथा व्यवहारों को समझने के लिए तथा उसकी सही सही व्याख्या करने के लिए व्यक्ति, परिवार या समाज के आंतरिक पक्षों की वास्तविकताओं को जानना ज़रूरी होता है। ये फेटरमैन ने कहा था 2010 में, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे वास्तविकता का गैर अनुमानित दृष्टिकोण। ठीक, अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट था एमिक और एटिक। ठीक है, तो एमिक मैंने आपको बताया इसमें। अब देखिए एमिक क्या होता है कि यह दृष्टिकोण क्षेत्र में काम करने वालों को यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक समूह के सदस्य ऐसा क्यों करते हैं। एमिक दृष्टिकोण कहता है वे क्या करते हैं। इस प्रकार एमिक दृष्टिकोण वास्तविकताओं को समझने में क्या करता है, मददगार होता है। वही एटिक दृष्टिकोण क्या होता है, वो बाह्य यानी बाहर के सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यहाँ क्लियर हो गया, इसमें अंतर क्या है मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें बहुत तेज़ी के साथ। मानव विज्ञानों के प्रकार, है ना, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। मानव विज्ञान के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रत्यक्षवादी तथा प्रकार्यवादी मानव विज्ञान। ठीक, इसमें से इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा और कहेगा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए हल्का हल्का, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप इसको कर सकते हैं। मानव जाति विज्ञान का व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, ये दूसरा इसका टाइप्स है मानव जाति विज्ञान के। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीसरा है घटना क्रियापरक दृष्टिकोण। ये भी मानव जाति विज्ञान के प्रकार है। और यहाँ पे विवेचनात्मक मानव जाति विज्ञान, ये भी मानव जाति के विज्ञान के प्रकार में ही आता है। ठीक है, एक है नारीवादी, ये जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। देखिए नारीवादी क्या होता है, नारी मीन्स क्या होता है, महिला। ठीक है, महिला मानव जाति विज्ञान क्या है, तो महिला मानव जाति विज्ञान की व्याख्या नए परिप्रेक्ष्य में करते हैं। 1970 के दशक में नारीवादियों ने पुरुषवादियों शब्दों के प्रचलन पर सवाल उठाया था और कहा था कि सभी मानव जाति विज्ञान जो पुरुषवाचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, स्त्रीवाचक शब्द प्रायः गायब रहते हैं। ऐसा क्यों होता है। ठीक, सिर्फ मतलब पुरुषवाचक आप पढ़े भी होंगे, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, ये सारी चीज़ जो प्रयोग होता है, तो फिर ये स्त्रीवाचक क्यों नहीं होता है, इनका कहने का मतलब ये था। तो 1970 में सेली स्लोकम ने अपने शोध पत्र वुमन द गैदरर द मेल बायस इन एंथ्रोपोलॉजी में मेन द हंटर शब्दावली की आलोचना की और पुरुष केंद्रित अकादमी को चुनौती दी। और दूसरा उदाहरण पैगी गोल्ड का है। उन्होंने अपने शोध पत्र वुमन इन द फील्ड में, जो महिला मानव जाति विज्ञानों द्वारा संपादित है, इस बात को लेकर प्रश्न उठाया कि स्त्री होने के कारण उन्हें अन्य मानव जाति विज्ञानों का किस प्रकार असहयोग सहना पड़ा। ठीक, इस तरह के नारीवादी मानदंड यह दर्शाता है कि पश्चिमी बौद्धिक परंपरा में स्त्रियों की किस प्रकार उपेक्षा की गई है। तमाम विवरणों में पुरुषों का ही जिक्र है, स्त्रियों से संबंधित कुछ भी उपलब्ध नहीं है। क्लियर। नारीवादों मानव जाति विज्ञानों ने यह पाया था कि क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों तथा क्षेत्रों के विश्लेषणों पर निरीक्षण करने वालों तथा जिनका निरीक्षण किया जा रहा था, उन पर ताकत का प्रभाव था। क्लियर हो गया। आज का मानव जाति विज्ञान, ये जो एगो टॉपिक है आपका, आज का मानव जाति विज्ञान। देखिए मानव जाति विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि उसे लचीला बनाया गया। ठीक, इस प्रक्रिया के दौरान मानव जाति विज्ञानों को आत्म परीक्षण, आत्म आलोचना तथा निजता पर केंद्रित किया गया। मानव जाति विज्ञान में लचीलापन लाने के लिए 3 प्रमुख कदम उठाए गए। ठीक है, मानव जाति विज्ञान में यूरोप केंद्रित भेदभाव की पहचान की गई, पहला। दूसरा, नारीवादी आंदोलन के प्रादुर्भाव के फलस्वरूप मानव जाति विज्ञान की पुरुष केंद्रित प्रकृति को कटघरे में खड़ा किया गया। तीसरा क्या किया गया, तो 1967 में मेलिनोवस्की की फील्ड डायरी प्रकाशित हुई थी, जिसे ए डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया। ऑनलाइन मानव जाति विज्ञान क्या है। ऑनलाइन, ये देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन या आभासी, ठीक है,
आभासी आप जानते ही हैं। ऑनलाइन या आभासी माध्यम का इस्तेमाल इंटरनेट पर उपलब्ध समुदायों के विविध रूपों को समझने के लिए किया जाता है। ऑनलाइन से आपको खुद पता चलेगा कि ऑनलाइन किस पे होगा भाई, तो इंटरनेट का। विदाउट इंटरनेट हम ऑनलाइन कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। यह मानव जाति विज्ञान पर काम करने का एक नया तरीका था। ऑनलाइन नृवंश विज्ञान में मानव जाति विज्ञान के अध्ययन की पारंपरिक धारणाएं, निरीक्षणों तथा साक्षात्कार से हटकर प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऑनलाइन नेटवर्क पर मौजूद समुदायों के अध्ययन पर आ गई है 2000 में। ठीक है, ऑनलाइन मानव जाति विज्ञान अधिक व्यापक तथा विविधता से भरा है। इसके उपयोग में नृवंश विज्ञान के अनेक प्रकार के रूपों तक पहुंचा जा सकता है, जैसे कि आभासी नृवंश विज्ञान, नेटनोग्राफी, साइबर एथनोग्राफी आदि। जो भी नेटवर्क के दायरे में आ सकती है वे सभी मानव जाति विज्ञान के अध्ययन का हिस्सा बन सकती है। क्लियर हो गया? ऑनलाइन आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट चलिए यूनिट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, यूनिट 1 खत्म होता है यहाँ से। अब देखिए इसमें यूनिट 2 में क्या है, जैसे कि इसमें कुछ जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हीं के बारे में इसमें दिया गया है, उनका एक्सपीरियंस जो था। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कोई भी, या तो हर्बर्ट एच रिस्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्रिस्टॉफ वॉन फ्यूरर हेमोडॉर्फ। ठीक है, इसमें से यही मतलब इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम। अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं। इसमें तो देखिए अब्बे डुबाइस, ये अब्बे डुबाइस जो है औपनिवेशिक निर्वंश विज्ञानों का उद्भव और विकास एक सिनहावलोकन, यानी कि देखिए अब्बे डुबाइस फ्रांसीसी मिशनरी जो मैसूर के लोगों के जीवन पर काम कर रहे थे ने, किसने, यानी कि अब्बे डुबाइस ने लोगों के जीवन एवं रीति रिवाजों का गहन अध्ययन किया और उसके आधार पर एक शोध ग्रंथ तैयार किया जो कि 1816 में प्रकाशित हुआ, छप गया। इस शोध ग्रंथ का नाम क्या दिया गया था, तो हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज, ये जो नाम दिया गया था। इस प्रकार के कार्यों को ब्रिटेन के अधिकारियों, मिशनरियों तथा विद्वानों ने औपनिवेशिक निवासियों के जीवन के दस्तावेजी विवरण के रूप में स्वीकार किया और 1871 में ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय समाज के बारे में व्यापक सूचनाएं प्राप्त करने हेतु पहली अखिल भारतीय जनगणना करवाई थी। क्लियर हो गया? कब पहला भारतीय अखिल जनगणना कब हुआ था? 1871 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए उसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए इसमें क्या है, ये हर्बर्ट रिस्ले, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए औपनिवेशिक भारत का प्रमुख मानव जाति विज्ञानी रिस्ले को माना जाता है। ठीक, यहाँ क्लियर हो गया ना। रिस्ले को 1910 में रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट RAI का अध्यक्ष चुना गया था। हर्बर्ट रिस्ले एक सरकारी मानव जाति विज्ञानी थे और क्योंकि उनका सारा काम सरकार हेतु किया जाता था। ठीक, हर्बर्ट रिस्ले ने 1848 से लेकर के 1923 तक विलियम क्रूक तथा 1847 से लेकर के 1908 तक सर डेंजिल इबेटसन के साथ भारतीय मानव जाति विज्ञान का विकास किया था और इसके बाद भी अवधि में जो विक्टोरिया काल के अंतिम चरण के मानव जाति विज्ञान का विकास किया था। और सरकारी मानव जाति विज्ञान का उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक ज्ञान के विकास को योगदान देना था और भारत के अंग्रेजी राज्य को बेहतर और मजबूत बनाना था। इसका यही उद्देश्य था। ठीक है, अंग्रेजों की दृष्टि में भारतीय समाज एक पारंपरिक समाज माना जाता था जो आधुनिक यूरोपियन समाज का बिल्कुल उलट था, बिल्कुल अपोजिट था। मॉडर्न यूरोपियन समाज का क्या था, बिल्कुल अपोजिट था। भारतीय समाज का निर्माण अलग अलग धार्मिक समुदायों तथा अलग अलग जातियों से हुआ था। ठीक है, जिसमें जनजाति समाज की मुख्य धारा से बाहर, परिधि से बाहर था। भारत में विधिवत मानव जाति विज्ञान का विकास दशकीय जनगणना के साथ शुरू हुआ था, जिसे हम 1871 से 1872 में शुरू किया गया था। पहला भारतीय अखिल जनगणना इसी में शुरू किया गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया ना हर्बर्ट वाला। अब देखिए क्रिस्टॉफ, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियोस लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्रिस्टॉफ वॉन फ्यूहरर हेमेंड्रॉफ। ठीक,
क्रिस्टॉफ वन फ्यूहरर हैमेंडॉर्फ ऑस्ट्रिया के मानव विज्ञानी थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया के ये रहने वाले थे, जिन्होंने भारत में रहकर 40 साल तक शोध कार्य किया, ठीक, लगातार काम करते गए। उन्होंने जनजातीय समुदायों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में संबंधित जानकारियों के आंकड़े फील्ड में रहकर इकट्ठा किए, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने नागा हिल्स में काम किया था, सबसे पहले, ठीक है, जो मेन पॉइंट है वही आप याद रखिए, नागा हिल्स में काम किया था और द नेकेड नागा नामक शीर्षक से एक सफ़रनामा तैयार किया, 1938 में उसको छपवाया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश में शिकार कर भोजन सामग्री भोजन के सामान के लिए इकट्ठा करने वाले चैंचस समुदाय का अध्ययन किया, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी की। उन्होंने अपनी पुस्तक द चैंचस जंगल फॉक ऑफ डैकिन में चैंचस समुदाय के सामाजिक जीवन तथा उनकी समस्याओं पर प्रकाश डाला। यह पुस्तक 1943 में प्रकाशित हो गई, यानी कि छप गई। 1948 में उनका एक और शोध ग्रंथ प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था द राजगोंड्स ऑफ आदिलाबाद, राइट, मीथ एंड रिचू जेल, ये उनका नाम था, उस जो उन्होंने छापा था किताब उसका नाम था, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए जी.एस. ध्रुवे, ठीक, जी.एस. ध्रुवे जो हैं इनका पैदाइश हुआ था 1893 में और 1984 में इनकी मृत्यु हो गई। जी.एस. ध्रुवे एक प्रभावशाली भारतीय शिक्षाविद थे, जिन्होंने अपनी वैश्विक काल तथा उसके बाद की अवधि में भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सामाजिक मानव जाति विज्ञान में W.H.R. रिवर्स तथा A.C. हैडन के निर्देशन में PhD की उपाधि ली थी। बाद में वो मुंबई विश्वविद्यालय में 1924 में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बन गए और उनका पहला प्रसिद्ध कार्य क्या था, कॉस्ट एंड रेस इन इंडिया शीर्षक में से ये प्रकाशित हुआ था। इसमें जाति प्रथा की 6 महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित किया गया था। पहला क्या था, समाज का खंडीय विभाजन, दूसरा पदानुक्रम, तीसरा सामाजिक समागम तथा भोजन पर प्रतिबंध और चौथा था नागरिक और धार्मिक कमियां, पांचवा था विभिन्न वर्गों के विशेषाधिकार और छठा था इसमें व्यवसायों के विकल्प की कमी तथा विवाहों पर प्रतिबंध, ठीक। ये इनके 6 उसमें महत्वपूर्ण प्रथा उसमें लिखा था, ठीक है। ध्रुवे ने साहित्य स्रोतों का सर्वेक्षण किया था और रिजले के उन दावों का आकलन करने का फैसला लिया जिसमें जाति का संबंध नस्ल से जोड़ा गया था, ठीक है, तथा मानव वंशीय विधियों तथा आंकड़ों का इस्तेमाल भी किया गया था। नेक्स्ट आगे हम पॉइंट वाला तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए वेरियर एल्विन, ठीक है, ये क्या है, वेरियर एल्विन ये एक ईसाई मिशनरी थे जो बाद में मानव जाति विज्ञान यानी कि मानव जाति विज्ञान प्रशिक्षण के बिना बन गई है, ठीक है। उन्होंने अपना फील्ड वर्क उन आदिवासियों पर किया जो अपनी ज़मीनों से बेदखल कर दिए गए थे, उनके बारे में इन्होंने जानकारियाँ इकट्ठी की। जो उनकी ज़मीन थी लेकिन उसको बेदखल कर दिया गया था, भारी शोषण हुआ था, बहुत प्रताड़ित किया गया था उन लोगों को, ठीक है। अब देखिए उन्होंने भारतीय जनजातियों का मानव जातीय अध्ययन करते हुए भारत में 30 वर्ष बिताए और मध्य प्रदेश व उड़ीसा के बैगा तथा गोंड आदिवासियों के जीवन पर शोध प्रबंध तैयार किए। उन्होंने भारत के उत्तरी राज्यों की जनजातियां खासकर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पर भी काम किया था, राइट, क्लियर हो गया। अब देखिए एक इसमें ये है DN मजमूदार, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक ये है जॉन हेनरी हटन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन हेनरी हटन इंग्लैंड के चर्च के एक पादरी के बेटे थे। उनका जन्म 27 जून 1885 को वेस्ट हेल्स्टन यानी कि जो तब ईस्ट राइडिंग ऑफ यॉर्कशायर में था और अब नॉर्थ यॉर्कशायर में है अभी, ठीक है। डॉक्टर हटन ने असम में नागाओं पर विशेष निर्वंश विज्ञानी अध्ययन किया और असम सरकार के तत्वाधान में न सिर्फ उनके मोनोग्राफों की श्रृंखला के 2 खंड आगामी नागा व सेमा नागा, ठीक है, प्रकाशित हुए, बल्कि नागा संस्कृति पर उनके वैज्ञानिक शोध कार्यों को भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर के इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। 1960 के बाद क्या हुआ आप इसे देख लेंगे, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए इसमें इतना ही था। अब हम आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी के साथ, यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 में क्या है, उत्कृष्ट नृवंश विज्ञान, यही इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उत्कृष्ट नृवंश विज्ञान क्या है, ठीक है,
ये इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इसमें है अंडमान द्वीप के निवासी, ठीक है, और इसमें जो है कमिंग ऑफ एज इन समोआ। बस बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं ये वीडियोस बहुत अभी 12:45 बज रहा है, उसी वक्त मैं ये शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे इसमें नृवंश विज्ञान, जो क्लासिकल भी कहते हैं या उत्कृष्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं। देखिए, एथनोग्राफी शब्द की व्याख्या की जाए तो यह रेखांकित किया जाना जरूरी है कि एक विषय के रूप में मानव जाति विज्ञान तथा मानव जाति विज्ञान को व्यवहार में लाना दोनों ही साथ साथ अस्तित्व में आए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो मानव शास्त्रीय निर्वंश विज्ञानी जांच पड़ताल LH मॉर्गन ने उत्तरी अमेरिका में रहने वाले लोगों को इरोक्वोइज कहा था, ठीक है। इन लोगों पर उनका शोध कार्य सिस्टम ऑफ कॉन्सवेंगिनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली शीर्षक से 1871 में प्रकाशित हुआ था। ये क्वाइक्यूटल समाज जो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी किनारे पर रहता था, उसका अध्ययन 1985 में प्रकाशित हुआ था। और जो ये फ्रेंच बोआ ने पोर्ट लैच उत्सव की ज्ञात्मक सामाजिकता को समझने के लिए द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्रेट सोसाइटीज़ ऑफ द क्वाइक्यूटल इंडियंस 1897 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब देखिए परिभाषा की हम इसकी बात करें तो देखिए परिभाषा तथा पद्धति की दृष्टि से मानव जाति वर्णन को समग्रता के साथ समझने के लिए मानव जाति वर्णन पर लेवी स्ट्रॉस के विचारों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मानव जाति लेवी जो हैं उनके कहने का मतलब क्या है, उनके अनुसार क्या है। मानव जाति वर्णन के अनुसंधान कार्य में क्रमशः प्रेक्षण तथा वर्णन और क्षेत्र में किए गए कार्य शामिल होते हैं। स्तरीय मानव जाति वर्णन में सामाजिक समूह के साथ संपर्क करके आंकड़े संकलित कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। लेखक को व्यक्तिगत प्रेक्षण द्वारा ज़्यादातर सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है, ठीक। मानव जाति वर्णन में फील्ड वर्क की पद्धतियाँ तथा प्रौद्योगिकी की भी शामिल होती है। विशिष्ट सांस्कृतिक परिदृश्य का विश्लेषण भी किया जाता है। क्लियर हो गया? बस इतना ही आप जान जाइए। इसमें उत्कृष्ट निर्वंश विज्ञान, जो कि देखिए इसमें उत्कृष्ट निर्वंश विज्ञान के महत्व के बारे में यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्कृष्ट मानव जाति वर्णन एक गुणात्मक अनुसंधान पद्धति है जिसमें हम अनुसंधानकर्ता अन्वेषक व्यक्तिगत रूप से सामाजिक निकाय के साथ क्षेत्र में संपर्क साधता है, जिससे समाज अथवा संगठन या समुदाय का गहन अध्ययन एवं वर्णन संभव हो पाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे उत्कृष्ट निर्वंश विज्ञान क्या है। ऐसी सामाजिक तथा मानव विज्ञानी पूछताछ प्रक्रिया के अंतर्गत शोधकर्ता फील्ड वर्क डायरी तैयार करते हैं, जिन्हें हम फील्ड वर्क नोट्स भी कहा जाता है। एटकिंसन के अनुसार मानव जाति वर्णन की परंपराएं समाज या समुदाय के साथ सीधे संपर्क से प्राप्त अनुभवों पर आधारित होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के आर्गोनॉट्स, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे भी देख सकते हैं। अंडमान द्वीप समूह के निवासी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए AR रेडक्लिफ ब्राउन ने 1922 में अपना शोध ग्रंथ तैयार किया जिसका शीर्षक पर द अंडमान आइलैंडर्स द स्टडी इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1922 यानी कि 1906 से लेकर के 1908 तक रेडक्लिफ ब्राउन इन आदिवासियों के संस्थानों के एकीकृत उत्सवों में शामिल होते थे और जब वे सामाजिक संगठनों का अध्ययन कर रहे होते थे उन्होंने वहाँ के लोगों को दो समूहों में बांटा, द ग्रेट अंडमान ग्रुप तथा लिटिल अंडमान ग्रुप, ठीक है। यानी कि अब देखिए द ग्रेट अंडमान यानी बड़े बड़े, ठीक है, द लिटिल यानी कि छोटे छोटे। क्लियर है? यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा और देख सकते हैं। कमिंग ऑफ एज इन समूह, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे देख सकते हैं, राइट। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय निर्वंश विज्ञान यानी कि मानव जाति वर्णन, ठीक है। इसमें जो है आपका इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत का आधुनिक निर्वंश विज्ञान और इसका योगदान, ठीक, एक ये हो गया और इसमें ये आरंभिक या आकार लेने वाला चरण, ठीक है, इसमें ये हो गया। 2 इसमें इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बस अब हम आगे बढ़ेंगे। एथनोग्राफी एक वर्ड होता है
अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एथनोग्राफी शब्द जो है ये एथनो से आया है, इसका अर्थ होता है लोग, और ग्रेफिन का मतलब होता है ग्राफी, ठीक है, यानी कि जिसका अर्थ होता है लिखना, ठीक है। वालकॉट के अनुसार ठीक है 1999 में कहा था उन्होंने कि एथनोग्राफी या मानव जाति वर्णन की परिभाषा इस प्रकार हम दे सकते हैं, कैसे? पहचाने जाने योग्य लोगों के प्रचलित सामाजिक व्यवहार का वर्णन मानव जातीय वर्णन कहलाता है। क्लियर हो गया? मानव जातीय वर्णन के लिए हम विभिन्न संस्कृतियों की लिखित व्याख्या का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा वर्णन है जिसमें सभी बिखरे हुए आंकड़ों को इकट्ठा करके इनमें मौजूद सामान्य तथ्यों को, सामान्य जानकारियों को एक साथ पिरोया जा सकता है, एक साथ रखा जाए और समग्रता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह एक प्रकार का तुलनात्मक होता है, कॉम्पेरेटिव होता है, अध्ययन होता है जो मानव अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों के उत्तर तलाशता है। ये प्रश्न मानव अस्तित्व के बारे में होते हैं तथा इनके उत्तर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रणालियों को केंद्र में रखकर तलाशते जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया एथनोग्राफी। अब देखिए भारत का आधुनिक मानव विज्ञान, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इम्पोर्टेंट है। भारत में जो आज धर्मनिरपेक्षता का वातावरण है, इसका उद्गम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। भारत में मानव विज्ञान के अस्तित्व में आने के लिए 3 प्रमुख क्षेत्र जिम्मेदार माने जाते हैं। पहला, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन का प्रयास, जिसने भारत की ऐतिहासिक तथा मानव विज्ञानिक पृष्ठभूमि को जानने में विशेष रुचि दिखाई। और दूसरा, अनेक प्रकार की सोसाइटियों का विकास तथा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, इनमें प्राप्त सामग्री को संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया। यह भी एक तरीका था जिससे यह विषय सामने आया और विश्वविद्यालयों तक इनमें अपनी पहुंच बनाई। तीसरा क्या था? भारत की स्वाधीनता के लिए भारत में आरंभ हुआ स्वाधीनता आंदोलन, ठीक है। अंग्रेज़ों के उपनिवेशीय शासन का नियंत्रण भारतीय राज्यों पर बढ़ता जा रहा था, जिसके विरोध में देशव्यापी प्रक्रिया हुई। मानव जाति विज्ञान की इस प्रक्रिया की अभिव्यक्ति का माध्यम बना। क्लियर हो गया? तो आप इसमें समझ गए भारत का आधुनिक मानव विज्ञान। इतना सिर्फ ये समझ लीजिए और इसके बाद में आप जो चाहें इससे रिलेटेड आप लिख दीजिए, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें यही एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था। दूसरा, भारतीय निर्वंश विज्ञानों का योगदान। तो अब देखिए, जो किसी भी यूनिट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, उसी यूनिट से जो भी आपको उससे रिलेटेड हो वो लिख दीजिएगा। ये 100% गारंटी है कि आपका नंबर एकदम मिल जाएगा। बस थोड़ा सा राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। और जितना में आंसर होना चाहिए उतना होना चाहिए, ठीक। ये नहीं कि कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। आरंभिक या आकार लेने वाला चरण, इसमें क्या होता है थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देखेंगे बस। भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स की अध्यक्षता में 1774 में हुई थी। इसके साथ ही भारत में प्रकृति व मानव का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन आरंभ हो गया, शुरू हो गया। इस सोसाइटी ने अनेक पत्र प्रकाशित किए जिनमें भारत की विभिन्न जातियों तथा जनजातियों का वर्णन होता था तथा इनके रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया जाता था। मानव विज्ञानियों द्वारा तैयार की गई किताबों भी प्रकाशित हुई जो मानव जाति विज्ञान के अध्ययन का आधार बनी। क्लियर हो गया? चलिए इससे आगे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी के साथ। रचनात्मक यहाँ चरण दिया गया है, रचनात्मक चरण थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन विधि, ठीक, आप इसे देख लेंगे। बस इस यूनिट में इतना ही इम्पोर्टेंट था जो मैंने फर्स्ट वाला बताया था। अब देखिए इस ब्लॉक का लास्ट यूनिट है यहाँ पे, लास्ट नहीं, ये कितना है, हाँ सेकेंड लास्ट है, या शायद ना लास्ट ही है, 5 यूनिट्स है, हाँ। अब इसमें देखिए वैश्विक मानव जाति वर्णन, ठीक है, यानी कि निर्वंश विज्ञान वैश्विक, ठीक है। इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वैश्वीकरण और मानव जाति वर्णन की समझ। इसमें मेन पॉइंट है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण आप पहले भी जान चुके हैं, अगर आप इससे पहले भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था बहुत सारे, ठीक है। वैश्वीकरण आप कुछ जानते भी हैं, इसमें ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट है उसको मैं बता दूं कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट है इसमें देखिए ये वैश्वीकरण मानव जाति वर्णन में जो है ये वैश्विक मानव जाति वर्णन, और फिर हम आगे बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, और
दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मानव जाति वर्णन में वैश्विक स्थिति, और इसमें तीसरा पॉइंट है आपका नेटवर्क या प्रवाह रूप में सामाजिक। ठीक है, वैश्विक मानव जाति वर्णन में सामाजिक की पुनर्कल्पना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ। देखिए इसमें क्या है, वैश्वीकरण और मानव जाति वर्णन की समझ में। वैश्वीकरण, देखिए वैश्वीकरण ऐसी अंतर्ग्रही प्रक्रिया या प्रक्रियाओं की श्रृंखला है जो जन समूहों को गतिशील बनाते हैं, लेकिन इस दौरान लोगों की इस गतिमान प्रवाह को स्थान, वस्तुओं, सूचनाओं का सामना करना होता है जो प्रवाह में बाधा भी बनते हैं। देखिए बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर आप सिर्फ पढ़ते हैं, बताइए मैं पढ़ूंगा नहीं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूंगा। और जो किताब में जो वर्ड दिया गया है वो अगर वर्ड आप अपने हिसाब से लिखते हैं कॉपी में तो वैसा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि कुछ ऐसे वैसे, अभी ऐसे स्टूडेंट इतने वीक स्टूडेंट हैं कि जो इस बुक में वर्ड दिया गया है वो कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, तो वो कैसे आगे उनको इस वर्ड की जानकारी मिलेगी, खुद आप सोचिए। ठीक है, तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तभी तो इसमें नए नए वर्ड्स मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी वर्ड्स होता है इसके सिमिलरली। ठीक है, तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कैसे समझ में आएगा। और हम सिर्फ पुराने ही वाले वर्ड को इस्तेमाल करते जाएं, आसान करते जाएं, तो फिर आप भारी कब सीखिएगा, आप ही बताइए। ठीक, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ ताकि आपको नए नए वर्ड सुनने को मिले। है तो ये बहुत पुराने वर्ड, लेकिन नहीं पढ़ने की वजह से ये आपको नए नए वर्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए वैश्वीकरण ऐसी अंतर्ग्रही प्रक्रिया या प्रक्रियाओं की श्रृंखला है जो जन समूहों को गतिशील बनाते हैं, लेकिन इस दौरान लोगों के इस गतिमान प्रवाह को स्थान, वस्तुओं, सूचनाओं का सामना करना होता है जो प्रवाह में बाधा भी बनते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण जो है शब्द से दो शब्द संबंध है, अंतर्राष्ट्रवाद और दूसरा अंतर्राष्ट्रीयता। ठीक है, ये दो शब्द जो है इससे संबंध है। अंतर्राष्ट्रवाद क्या है, तो एक प्रक्रिया है जो विशिष्ट भूराजनीतिक सीमाओं के पार स्थित व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीयता ये क्या होता है, तो नए समुदायों तथा नई सामाजिक पहचानों तथा संबंधों को दर्शाता है जिन्हें राष्ट्र राज्य के पारंपरिक संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया। अब देखिए वैश्वीकरण की तीन धुरियां होती हैं। ठीक है, अब देखिए तीन धुरियां कौन कौन सी हैं, तो देखिए यहाँ पे तीन धुरियां दिया गया है, ये अ ब स, यानी वैश्विक शक्तियाँ। ठीक, दूसरा है वैश्विक संबंध का अर्थ, तीसरा है वैश्विक कल्पना से अभिप्राय। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मानव जाति वर्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव जाति वर्णन, इसके बारे में बात करेंगे। मानव जाति वर्णन मानव विज्ञान से उत्पन्न हुआ है और उसे समाज विज्ञानियों ने अपनाया है। यह एक गुणात्मक पद्धति है जिसके अंतर्गत सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक संबंधों, छोटे समाजों के व्यवहारों का वर्णन किया जाता है। इसमें अवधि विशेष के दौरान लोगों से बातचीत की जाती है और प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या की जाती है। मानव जाति वर्णन आप समझ गए, और इसके आगे आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे पढ़ सकते हैं। वैश्विक निर्वंश विज्ञान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। निर्वंश विज्ञान एक विशेष रूप से उपयुक्त पद्धति है जिसके द्वारा विभिन्न स्तरों तथा साइटस में मौजूद सामाजिक संरचनाओं को छानबीन करता है, ढूंढता है। राजनीतिक तौर पर यह विभिन्न स्तरों पर समाज में काम करने वाले परस्पर संबंधित लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर उनसे सूचनाएं प्राप्त करता है, फिर उनकी जांच पड़ताल और विश्लेषण करता है। वैश्विक निर्वंश विज्ञानियों को वैश्वीकरण के तीन अवयवों की कसौटियां पर खड़ा उतरना पड़ता है, वैश्विक ताकतें, वैश्विक संबंध तथा वैश्विक कल्पनाएं। ठीक है, वैश्विक ताकतें क्या होती हैं यहाँ पे दे दिया गया है, और ठीक, और वैश्विक संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है यहाँ पे दे दिया गया है। और तीसरा इसमें जो पॉइंट हमने बताया था वैश्विक कल्पनाएं या अंतर्राष्ट्रीय कल्पनाएं, यहाँ पे आपको दे दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे आगे बढ़ करके। इसमें जो मैंने बताया ना कि अंतर्राष्ट्रीय और
अंतर्राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयवाद में क्या अंतर है, इसको पूछ सकता है। वैश्वीकरण की 3 धुरियाँ कौन कौन सी हैं, उसके बारे में बताइए, या वैश्विक नृवंश विज्ञान के बारे में बताइए। तो ये मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। वैश्विक नृवंश विज्ञान के वैकल्पिक दृष्टिकोण क्या क्या हैं, तो देखिए। अब देखिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभिक नृवंश विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। यह नृवंश विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा को अस्थिर कर रही है, जैसे क्षेत्र, स्थल, स्थानीय। इसका कारण विश्वव्यापी संबंध तथा पारस्परिक निर्भरता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसके जो मैंने बताया यहाँ पे, वैश्विक नृवंश विज्ञान के वैकल्पिक दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। तो पहला है आभासी नृवंश विज्ञान, ठीक है, ये मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर रखा है पहले, ठीक है। और दूसरा है बहुआयामी फील्ड वर्क, ठीक, फील्ड वर्क के बारे में बताया, फील्ड वर्क आप खुद जानते भी हैं, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव जाति वर्णन में वैश्विक की स्थिति, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैश्वीकरण के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, गैर समीपस्थ व समीपस्थ, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गैर समीपस्थ वैश्वीकरण क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे दे दिया गया है। और दूसरा है समीपस्थ वैश्वीकरण क्या है, तो यहाँ पे दे दिया गया। इन दोनों में अंतर भी आ सकता है। और इसके बाद में इस यूनिट में बस सामाजिक पारदर्शी स्वरूप और नेटवर्क या प्रवाह रूप में सामाजिक, ये इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ से थोड़ा सा ये है, इसको आप छोटे छोटे जो पॉइंट होता है ना, 6-6 नंबर का या 5-5 नंबर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बाजार क्षेत्र के रूप में सामाजिक, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे देख सकते हैं। बाकी इस यूनिट में सब ख़त्म, अब इसमें कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये ब्लॉक ख़त्म होता है। देखिए ब्लॉक 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 2 में क्या है आपको बताएं हम कि इसमें भी आपके 6 यूनिट है, इसमें 6 यूनिट है। तो जो मैंने बताया अभी, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें जो विषय की जानकारी, परीक्षण के सिद्धांत, कूला व्यवस्था, ठीक है, ट्रोबिएंड द्वीप के मूल निवासी, कूला और डोंगिया वागा, ये सब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आगे वीडियो में आप इसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसमें आइए, इसमें हम देखेंगे कि जो आधुनिक पापुआ न्यू गिनी के ट्रोबिएंड द्वीप वासियों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। यह ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की द्वारा लिखित आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक जो कि का भाग है, जो कि सर्वप्रथम 1922 में प्रकाशित हुआ था, छपा था। मेलिनोस्की द्वारा प्रकाशित किए जाने के बाद नृवंश विज्ञान के क्षेत्र में ट्रोबिएंड द्वीप को एक पवित्र क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। ट्रोबिएंड द्वीप समूह में न्यू गिनी के पूर्वी समुद्र तटों पर स्थित 4 द्वीप जैसे किरीविना, किवाता, वाकुता और काइलूना शामिल है, जिन्हें हम सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशित किया गया था और बाद में यह ऑस्ट्रिया के अधीन आ गया और अंततः 1975 में पापुआ न्यू गिनी राष्ट्र राज्य का हिस्सा बन गया। आई बात समझ में। अब इसमें देखें, मेलिनोस्की की पुस्तक का मुख्य बिंदु ट्रोबिएंड द्वीप समूह के लोगों को प्रचलित विनिमय की उल्लेखनीय व्यवस्था है, जिसे कूला कहते हैं। कूला किसे कहते हैं, समझ गए। यह पद्धति आंशिक रूप से ही आर्थिक या व्यापारिक थी। मेलिनोस्की इस व्यवस्था में निहित तत्वों को उजागर करते हैं, जिन्हें जादू की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। आई बात समझ में। इस इकाई में यह भी स्पष्ट होता है कि नृवंश विज्ञानी को किस तरह भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप वहाँ के निवासियों की रूपरेखा और चित्रण करना होता है। यहाँ रूपरेखा का अर्थ मूल निवासियों की उपस्थिति एवं व्यवहारिक और तौर तरीके हैं। इसके अलावा इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जैसे जीवन के कई पहलुओं को भी इसमें बताया गया है। आई बात समझ में। चलिए, इसमें क्या है, विषय की जानकारी एवं परीक्षण के सिद्धांत, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इसका तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए। ये दिया गया है, हम इसमें जो यहाँ पे पद्धति दिया गया है, कूला के बारे में बताने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि वे कौन सी विधियाँ थीं जिनका इस्तेमाल करते हुए नृवंश विज्ञान लेखन की सामग्री जुटाई गई, ठीक है। जैसा कि मेलिनोस्की ने कहा कि नृवंश विज्ञानी फील्ड में काम करने के लिए जनजातीय जीवन के रीति रिवाजों तथा नियमों एवं आचरणों को समझना होगा, जो कि एक निश्चित ढांचे में चलता है। उनके समाज के संविधान को चित्रित करने के लिए उनकी संस्कृति का समूचा खाका तैयार करना होगा, परंतु जनजातीय जीवन में संबंधित कोई संविधान, आचार संहिता अथवा नियमावली लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी वह पूरी तरह व्यवस्थित और सुनिश्चित हैं। आगे बात समझ में।
अब देखिए, वैज्ञानिक व्यवहार और सामान्य समझ दोनों के बीच काफ़ी अंतर होता है। वैज्ञानिक विधि का अंतर्गत विद्यार्थी सर्वेक्षण का संपूर्णता के साथ और बारीकी के साथ अध्ययन करता है और आगे तक की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसके अध्ययन का ढंग व्यवस्थित तथा सिलेवार किसी पद्धति के अंतर्गत होता है। क्लियर। निर्वंश विज्ञान लेखन के लिए वैज्ञानिक रूप से तथ्यों का संकलन करने की क्रिया को क्षेत्र पद्धति कहा जाता है। क्षेत्र पद्धति किसे कहते हैं आप जान गए। यहाँ पे क्षेत्र पद्धति का मुख्य उद्देश्य व्यापक रूप से ठोस आंकड़े एकत्रित करना, इकट्ठा करना होता है। केवल कुछ उदाहरणों को एकत्रित कर लेने से काम नहीं चलता। जितने ज़्यादा से ज़्यादा संदर्भ और मामले जुटाए जा सकेंगे उतना ही शोधकर्ता या अन्वेषक का मानसिक चार्ट अधिक स्पष्ट होगा। समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बात करेंगे। इसमें दूसरे शब्दों में अगर ये कहा जा सकता है कि उनके जीवन से जुड़े कुछ संदर्भ ऐसे होते हैं जिनके बारे में पूछ लेने में मात्र से प्राप्त होने वाली जानकारियाँ अथवा लिखित वितरण जान लेना ही काफ़ी नहीं होता। उन्हें समग्रता से समझने के लिए तथा तथ्यता जानने के लिए स्वयं उन्हें अपनी आँखों से देखना ज़रूरी होता है। क्लियर। एक बार को यह भूल जाना होगा कि वितरण तैयार करने वाला उसके बारे में कुछ जानता है। उसके मुख्य हठ धर्मी मुक्त विचारों की समझ को प्राप्त करने के लिए उसे उनके बीच घुसकर बैठना होगा। कभी कभी मानव जाति वर्णनकार को अपना कैमरा, अपनी नोटबुक और पेंसिल आदि उपकरणों को एक ओर रख देना चाहिए और सीधे उन लोगों के बीच चला जाना चाहिए जिनके बारे में वह जानकारी जुटाने आया है। ये सब क्लियर हो गया। मैं मेन पॉइंट जो है बता रहे हैं। पूला व्यवस्था से संबंध लोग और क्षेत्र। जो लोग पूला प्रणाली से संबंधित हैं और जो इस तरह के व्यापारिक गतिविधियों से परस्पर जुड़े रहते हैं उन सब में रोजल द्वीप के निवासी ऐसे हैं जो एक ही जातीय समूह से संबंधित है। ये जनजातियां न्यू गिनी के पूर्वी छोर पर रहती हैं और ये द्वीप दूर दूर तक फैले द्वीप समूह का निर्माण है तथा इनमें रहने वाले लोग न्यू गिनी की मुख्य भूमि में पाई जाने वाली जीवन शैली का अनुसरण करते हैं और ये न्यू गिनी और सालोमन के बीच पुल का काम करता है। न्यू गिनी क्या है भाई? तो न्यू गिनी एक पहाड़ी महाद्वीप है। इसके अंदर पहुंचना बहुत कठिन होता है। इस तट के कुछ खास भागों में पहुंचना तो अत्यंत दुर्लभ है, जहां बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जानलेवा दलदल है, सीधे और नुकीली पर्वत में भित्तियाँ जिनमें पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आदमी उसमें चला जाए तो समझिए कि उसमें से अगर बच करके अच्छा से आ जाए तो समझिए कि मौत के मुंह से बच गया। समझ गए। जनजातीय समुदाय के लोगों के शिल्प तक अपनी पहुंच बनाना भी बहुत कठिन होता है। बाहर से आने जाने अप्रवासी आदि आसपास फैले हुए ऐसे महाद्वीप में जाए जहाँ पहुँचना आसान होता है तो वहाँ के निवासी उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं, परंतु ऊंची पहाड़ियों पर और उबड़ खाबड़ रास्तों वाले पर्वतीय स्थल पर रहने वाले लोगों तक पहुँचना जो चारों ओर से दलदलों से घिरे हैं और सागर तटों से संबंध है, वहाँ पहुँचना मुश्किल भी है और ख़तरनाक भी होता है। समझ गए। पापुआ मेलानेशियंस के दो समूह में बांटा गया है, पहला पश्चिमी समूह तथा दूसरा पूर्वी समूह। डॉक्टर सेलिगमैन के शब्दों में उन्हें पश्चिमी पापुआ मेलानेशियन तथा मैसिम कहा जा सकता है। कूला क्षेत्र मुख्य द्वीप तथा इसके पूर्वी व उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में फैले द्वीप समूहों का पूर्वी सिरे पर स्थित है। ओयावान का समूह और दूसरे में वुड लॉक द्वीप के निवासी तथा मार्शल बैनट्स और शामिल है और तीसरा समूह अपेक्षाकृत छोटा है और इसमें एम्फ्लेट के निवासी आते हैं। क्लियर हो गया। कूला जातियों का एक बड़ा उप विभाजन भी किया गया है जिसके अंतर्गत दक्षिणी मौसम के निवासी आते हैं। क्लियर हो गया। इसमें विशेष रूप से पश्चिमी शाखा के लोग हमारे लिए विशेष रूप से महत्व रखते हैं। यहाँ के निवासी कद में छोटे होते हैं तथा उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तुलना में कम आकर्षक होते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ट्रोबी एंड द्वीपों के निवासी। ट्रोबी एंड को मैंने पहले ही बताया, थोड़ा सा और मैं बता दे रहा हूँ। ट्रोबी एंड द्वीप समूह को बोयोवा या किरीवीना भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ के निवासियों की आकृतियाँ उनके तौर तरीकों तथा व्यवहारों को सरल एवं त्वरित शोध के लिहाज से बेहतर भी माना जाता है और कमतर भी माना जाता है। बोयोवा में लोगों की शारीरिक आकृति सबसे पहले शोधकर्ता का ध्यान खींचती है। स्त्रियाँ तथा पुरुष कद में लंबे होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, सुंदर नाक होता है, सुंदर ठोड़ी होती है तथा उनके हाव भाव बहुत स्पष्ट और बुद्धिमता भरे होते हैं। क्लियर हो गया। ट्रोबी एंड के जो निवासी होते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे। बस अब इसके आगे आप खुद उसमें मिला करके लिख लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ट्रोबी एंड जनजातियों को जादुई धार्मिक विचार। ठीक है। जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में
इस समुदाय के लोग यह मानकर चलते हैं कि वह भूत बन गया है। ट्रोबियंड जो जनजातियाँ होती हैं जहाँ पे ट्रोबियंड में लोग रहते हैं, तो उनका मानना ये है कि जो आदमी अगर मर गया, ठीक है, इस दुनिया से चला गया, कूच कर गया, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, भूत बन जाता है। और सबके मन में यह बात घर कर जाती है, यानी कि अंदर समा जाती है कि वह आदमी मरने के बाद भूत बनकर लौट आया है। ठीक है, सारे आदिवासी इस प्रकार के भय के साथ जीते हैं और वे यह मानकर चलते हैं कि सारी कुटिल आत्माएं और भूत आदि काले जादू से वश में किए जा सकते हैं। जो काला जादू होता है, अगर एक किताब है कलकत्ता का काला जादू, ठीक है, अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ देखिए उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे जादू बताया गया है। अगर आप पढ़िएगा तो आपका दिमाग मतलब एकदम समझिएगा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इन लोगों का ट्रोबिएंड जनजाति जो इनको कहना यह था कि काला जादू से उन सबको हम क्या कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। ठीक है, उनके यह विश्वास होता है कि चुड़ैल उड़ती रहती है और वे द्वेष भावना से युक्त होकर बीमारियां फैलाती है। परंतु काला जादू से भी जादूगरों तथा चुड़ैलों को ऊपर माना जाता है। देख रहे हैं, काला जादू से भी ऊपर माना जाता है इनको। इन समुदाय के लोग यह मानते हैं कि जब किसी आदमी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से निकलकर उत्तर पश्चिमी बोयोवा क्षेत्र के ट्यूमा नामक द्वीप में चली जाती है और वहां जाकर वह लंबे समय तक निवास करती है। कुछ लोग यह मानते हैं कि वह ज़मीन के नीचे निवास करती है, कुछ लोगों का मानना करते हैं कि ज़मीन के ऊपर निवास करती है। ठीक है, और परंतु वो दिखाई वखाई कुछ नहीं पड़ती है। इन वादियों का यह मानना है कि जो लोग मर जाते हैं वे हर साल वार्षिक यानी कि हर साल भोग में, जिसे मिला माला कहा जाता है, भाग लेने के लिए अपने गाँव में जाते हैं और प्रसाद तथा जो भी भेंट उनको चढ़ाया जाता है वो उनको प्राप्त होता है। क्लियर हो गया ट्रोबिएंड। कूला व्यवस्था की अनिवार्यता। ठीक है, कूला के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं जैसे दृश्य और कार्यकर्ताओं के बारे में बताने के बाद यहाँ कौन कार्यों की ओर कूला दरअसल विनिमय का एक प्रकार होता है। कूला क्या है, कूला यहाँ पे एकदम डिटेल्स में समझ लीजिए, इसका अर्थ भी समझ लीजिए, हर एक चीज़ इसमें। कूला दरअसल विनिमय का एक प्रकार होता है जिसमें व्यापक रूप से जनजातियाँ लोगों की भागीदारी होती है। परस्पर संपर्क में रहने वाले द्वीपों के दूर दूर तक फैले विशाल क्षेत्र के निवासी इसमें शामिल होते हैं। इसमें न्यू गिनी की पूर्वी सिरे पर मौजूद उत्तरी व पूर्वी क्षेत्र का अनेक द्वीप मिलकर कूला क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इन मार्गों से होते हुए दो प्रकार की वस्तुएं विपरीत दिशाओं में ले जाई जाती है और घड़ी की दिशा में लगातार लाल सीपियों वाली नेकलेस का निर्यात किया जाता है जिसे हम सोलावा कहा जाता है, तथा दूसरी दिशा में जो वस्तु इस ओर लाई जाती है वह सफ़ेद सीपियों वाला ब्रेसलेट होता है जिसे मावाली कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। ये दोनों चीज़ें बंद सर्किट में यात्रा के दौरान एक बिंदु पर आकर मिलती हैं जहाँ इनके बदले अन्य प्रकार की वस्तुएं ली जाती हैं। कूला समझ गए आप। डोंगियाँ और नौकाएं। डोंगी भौतिक संस्कृति में जुड़ी एक वस्तु होती है और इसका वर्णन किया जा सकता है, इसका फोटो खींचा जा सकता है तथा इसको उठाकर संग्रहालय में रखा भी जा सकता है, म्यूजियम में रखा भी जा सकता है। डोंगी का एक खास उपयोग तथा एक निश्चित उद्देश्य होता है और यह आजीविका एक साधन होता है। इसके बारे में बताते समय यह जान लेना ज़रूरी होता है कि इसका मालिक कौन होता है और इसमें कौन यात्रा करता है और डोंगियाँ कैसे चलाई जाती है और उत्सवों के बारे में जानकारी तथा रीति रिवाज तथा उन रीति रिवाजों का विवरण जिनका इनके निर्माण के समय पालन किया जाता है। डोंगी से जनजातियों के शिल्प के विकास का इतिहास जुड़ा है और इससे यह पता चलता है कि जनजातीय लोगों के जीवन में समुद्री तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के जीवन में डोंगी का क्या महत्व होता है। क्लियर हो गया। वागा का औपचारिक निर्माण आप यहाँ से इसको देख लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ूँगा। चलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत उपहार भुगतान और व्यापारिक लेन देन के तरीके। देखिए अब एक इसमें लेन देन का तरीका बताया गया है कि उपहार कैसे, जैसे कि शुद्ध उपहार होता है। शुद्ध उपहार के अभिप्राय उस कार्य से है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी को कोई वस्तु अथवा अपनी सेवाएं देता है और इसके बदले में कुछ नहीं चाहता है। ठीक है, ये शुद्ध उपहार होता है। ठीक है, जैसे नहीं होता है कि मैंने आपको 10 रुपये दे दिया, आपको सेवा करने के लिए 10 रुपये दे दिया, फिर उसके बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए, यही होता है शुद्ध उपहार। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ गए माना, इसका आगे आप लिख सकते हैं। प्रथागत भुगतान क्या होता है? पुनर्भुगतान, अनियमित तथा सख्त तुल्यता के बिना भुगतान। ठीक है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक भुगतान होता है जो पत्नी के भाई द्वारा फसल के अवसर पर दिए जाते हैं। ये नियमित व अनिवार्य उपहार है। ये इतने भारी भरकम होते हैं कि इससे उपहार पाने वाले की खाद आय काफ़ी बढ़ जाती है। ये मानना होता है जैसे जो अगर पत्नी है तो उनके भाई जो अगर उपहार देते हैं तो उसमें क्या होती है, मान लीजिए कि वो थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होता है। नहीं होता है जैसे कि कोई कह देता है कि भाई हाँ इनके घर से ये सामान आता है तो बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसे ही ये एक होता है। ठीक है,
सेवाओं के बदले भुगतान, ठीक है। जब जब कोई अपनी सेवाएं प्रदान करता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ भुगतान किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कुछ भी करने जाते हैं, अगर पासपोर्ट ऑनलाइन कराने जाते हैं या कोई राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, तो आप बनाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा आपको देना पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, कूला का अर्थ क्या है, जैसे कि बताया जा चुका है, मैंने पहले बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस यूनिट में बस इतना ही था। अब यूनिट सेकंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यानी यूनिट 7 स्टार्ट करते हैं। कमिंग ऑफ एज समोआ मार्गरेट मीड। समोआ के बारे में थोड़ा सा पीछे मैंने डिस्कस किया था। अब देखिए इसमें क्या है कि अमेरिका के समोआ में निर्वंश विज्ञान पर शोध कार्य, ठीक है। इसमें यही एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्गरेट मीड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 2 ही टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको देख लेना है, ठीक है। देखिए, मानव जाति विज्ञानी के अध्ययन के मार्गरेट मीड के शोध ग्रंथ कमिंग ऑफ एज इन समूह में आदिवासी युवाओं पर पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव का मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है, ठीक है। इसमें यह एक मौलिक ग्रंथ है जो विभिन्न सैद्धांतिक विचारों को अपने आप में प्रस्तुत किया है। यह एक मौलिक ग्रंथ है जो विभिन्न सैद्धांतिक विचारों को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। जैसे कि हम प्रकृति और पालन पोषण अथवा संस्कृति और जीव विज्ञान पर बहस, व्यक्तित्व के सिद्धांत, सामाजिक अनुकूल, नारीवादी, निर्वंश विज्ञान इड से समकालीन आज समय में भी कमिंग ऑफ एज इन समूह एक प्रभावशाली तथा अग्रणी शोध कार्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं। इस शोध ग्रंथ के निर्वंश विज्ञान उद्यम के बारे में विद्वानों ने गहरी रुचि उत्पन्न की थी और तथा अनेक विरोधों तथा बहसों को भी जन्म दिया था। मार्गरेट आपको समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेखक का परिचय, जो ये मार्गरेट जो है, इनका जन्म, जो मार्गरेट है ये एक राइटर भी थे। इनका थोड़ा सा इसमें परिचय दिया है। परिचय अब इसमें मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, आप इसको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, ये ज़रूरी भी नहीं। चलिए, अमेरिका के समोआ द्वीप में निर्वंश विज्ञान पर शोध करेगा पृष्ठभूमि, ये आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोड़िए इसको। आगे हम बढ़ते हैं। कमिंग ऑफ एज इन समोआ के प्रमुख मुद्दे, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। समोआ में किए गए अपने शोध के आधार पर जो मार्गरेट मीड ने 2 पुस्तकें प्रकाशित की। पहला कमिंग ऑफ एज इन समोआ और दूसरा समोआ वासियों के और दूसरा कौन सा है, समोआ वासियों के जीवन के और गहन अध्ययन पर आधारित एक अन्य शोध ग्रंथ लिखा था, ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मानुआ, ठीक है, जो कि 1930 में प्रकाशित हुई। ये 2 ग्रंथ इन्होंने लिखा था, ठीक है। मीड ने समूह वासियों पर अध्ययन करते समय कोई फील्ड वर्क डायरी तैयार नहीं की थी, लेकिन वह अपने हर दिन की अनुभव लिखकर रूथ बेनेडिक्ट को भेज देती थी। इसी कारण उनके ज़्यादातर विवरण रूथ बेनेडिक्ट के नाम लिखे गए पत्रों के रूप में हैं या परिवार जनों तथा मित्रों के पास फील्ड में तैयार किए गए रूप में है, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में लेखागार से प्राप्त विवरणों के अनुसार मीड का समूह का नाम मैकलीटा तथा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये जो है आपका, उसमें रखा गया है। मीड ने समूह में 9 महीने बिताए थे। इस अवधि में उन्होंने द्वीप समुदाय के विभिन्न गांवों में 68 किशोर लड़कियों के जीवन का बारीकी से अध्ययन किया था। 68 जो नौजवान किशोर लड़कियां थी, उनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि अमेरिका के किशोरों से बिल्कुल अलग समूह की किशोर लड़कियों को अपने माता पिता अभिभावकों से कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें यौनिक समायोजन संबंधी कोई कठिनाई नहीं थी, अतः किशोर अवस्था से वयस्कावस्था तक पहुंचने में उन्हें कभी कोई आघातकारी अनुभव नहीं होता था। अमेरिकन किशोरों की तरह वे तनाव से नहीं गुजरती थी। समूह के वयस्कों का व्यवहार अत्यधिक सुखद था। उनमें तैश में आने की प्रवृत्ति नहीं थी और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में वे कभी भी हिंसक या आक्रामक नहीं होते थे। क्लियर हो गया। कमिंग ऑफ एज इन समूह को पढ़ने की सैद्धांतिक धारणाएं यहाँ पे दे दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। मार्गरेट मीड के शोध ग्रंथ कमिंग ऑफ एज इन समूह अभिग्रहण और उसकी विरासत के बारे में थोड़ा सा दे दिया गया है पॉइंट, इसको आप देख लीजिएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेलिनोस्की और मीड द्वारा प्रस्तावित मानव विज्ञान की आधुनिक प्रौद्योगिकी की व्याख्या कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है, अमेरिकन समूह में मीड द्वारा अपनाई गई मानव विज्ञानी पद्धति की व्याख्या कीजिए। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप इसे जो मैंने पीछे बताया अभी उसी में इसका आंसर है, आप देख लेंगे, ठीक है।
कमिंग ऑफ एज इन समूह की मुख्य विशेषताएं का वर्णन कीजिए, जो कि वहाँ पे मैंने बताया, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट में बस इतना ही था इम्पोर्टेंट। अब यूनिट यहाँ पे 8 स्टार्ट करते हैं। 3 यूनिट है ये, अभी 3 यूनिट और बाकी है इस ब्लॉक में। देखिए कुगर्स का धर्म और समाज, MN श्रीनिवास के अनुसार, ठीक है। इसमें देखिए जो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें सामाजिक संरचना ये तो नहीं है, यानी कि 3 व 4, ठीक है। कुगर्स के रीति रिवाज और इसमें जो है जो बड़ी सामाजिक इकाइयों के पंथ, जैसे कि हिंदू धर्म, ओका पंथ और हिंदू धर्म और समाज और धर्म, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें देख लेते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहने का मतलब जो प्रोफेसर हैं MN श्रीनिवास की किताब रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुगर्स ऑफ इंडिया, ये जो है ये किताब का नाम है, एक मौलिक कार्य है, ठीक है, जो कि भारतीय समाज को समझने और उसकी व्याख्या करने में सक्षम है। इस किताब ने भारतीय जाति व्यवस्था को पाश्चात्य निर्वंश विज्ञानों द्वारा प्रमुख प्रतिमान मानने के विचार को चुनौती दी तथा हिंदू समाज के संरचनात्मक कार्यशील विचारधारा के अंतर्गत समझने के लिए नया बौद्धिक ढांचा तैयार किया गया था, ठीक है। श्रीनिवास को अपने कार्य पर 2 बार डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त हुई। ये उनके बारे में दिया है, तो लेखक के बारे में तो आप इसे देख लेंगे, ठीक है। आइए, पहला था इसमें भूमिका। इस किताब की भूमिका क्या रही, ठीक है। जो किताब अभी ऊपर हमने बताया उस किताब की भूमिका क्या रही। इस किताब का देखिए शुरुआत जो कुग्र समुदाय की बस्तियों बनाम भूभागों, स्थलाकृतियों, वनस्पतियों और जीवों के वर्णन से की गई है। इन समुदाय का दूसरे समुदायों से कट होने तथा ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र किनके शासन के अंतर्गत रहा है आदि का भी कुछ जिक्र हुआ है इसमें, समझ गए। अलग थलग होने के बावजूद उनके अपने पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे रहे हैं तथा वे कठिनाइयों के बावजूद भी व्यापार तथा तीर्थ यात्रा आदि के उद्देश्य के रीतुओं के अनुसार चलते फिरते रहे। इस अध्याय में उनकी सांस्कृतिक विविधता तथा छोटे से क्षेत्र तक जीवन की गतिविधियों को चलाने रहने की प्रवृत्ति, क्षेत्रीय भाषा के दायरे में ही रहने की प्रवृत्ति है। क्लियर हो गया। अब देखिए जो इसमें अध्याय 2, ठीक है, सामाजिक संरचना, इस किताब का जो सेकंड चैप्टर है उसमें दूसरा अध्याय जो है संस्कृतिकरण, क्षैतिज एकीकरण तथा ऊर्ध्वाधर एकजुटता का परिचय देता है। जिन विचारों का यहाँ प्रतिपादन किया गया है पूरी पुस्तक में उन्हें ही आगे बढ़ाया गया है। जाति प्रथा को अब तक अति महत्वपूर्ण 5 स्तरों वाली गुण एवं अपरिवर्तनीय वंशानुगत वर्ण व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जा चुका था, जिसे ब्राह्मणों ने लागू किया था, जो इस व्यवस्था में शीर्ष पर थे। क्षत्रिय अभिजातीय वर्ग में आते थे, वे योद्धा माने जाते थे, वैश्य व्यापार का काम करते थे, शूद्र सेवा का काम करते थे तथा मजदूरी करते थे और सबसे निचली श्रेणी में अछूत आते थे। इस चैप्टर में यानी कि अध्याय 2 में यही बताया गया है। क्लियर हो गया। अब देखिए अध्याय 2 में ये बता दिया गया है कैसे कैसे। अब देखिए अध्याय 3 और 4 में क्या बताया गया है। कुग्र समुदाय के अनुष्ठान का परिसर बताया गया है, मंगला अनुष्ठान परिसर, और दूसरा है पोल तथा माडी की अवधारणा है, ठीक है। अध्याय 3 इस प्रक्षेप में प्रेक्षण के साथ आरंभ होता है कि हर समाज के पास अपना एक अनुष्ठान स्थल होता है। देखिए अगर इस यूनिट से क्वेश्चन आएगा भी तो इस तरीके से आएगा कि अध्याय 1 में जो MN श्रीनिवास है इनके अनुसार क्या कहा गया है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए अध्याय 3 इस प्रेक्षण के साथ आरंभ होता है, यानी कि शुरू होता है, हर समाज के पास अपना एक अनुष्ठान स्थल होता है, ठीक है। इन अनुष्ठानों में व्यक्तिगत कार्य भी शामिल हो सकते हैं तथा अनुष्ठान संबंधित सभी कार्यों को भी इनमें शामिल किया जा सकता है, जो या तो लगातार किए जाते हैं या कभी कभी कुछ खास अवसरों पर किए जाते हैं, ठीक है। हमको नहीं लगता है कि इस ब्लॉक 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और ख़ासकर इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। चलिए तीसरा, अब हम बात करेंगे इसमें अध्याय 5 में क्या क्या ओका, ये ओका पंथ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओका अथवा पितृवंशीय एवं पितृस्थानिक, ठीक है, संयुक्त परिवार कुग्र समुदाय के में मौलिक समूह माना जाता है, ठीक है। ओका की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है और बाहर की दुनिया में किसी व्यक्ति को उसके ओका होने से जाना जाता है, ठीक है। जो लोग ओका से संबंध नहीं होते हैं उनके सामाजिक अस्तित्व को ग्रहण नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार की यदि एक बच्चा सामुदायिक स्वीकृत प्राप्त विवाह से उत्पन्न नहीं होता तो उस बच्चे को बड़ी आयु के लोग या तो पिता या माता के ओका की सदस्यता प्रदान करते हैं। क्लियर हो गया।
अध्याय 5 में यही बताया गया। अध्याय 6 में क्या है, बड़ी सामाजिक इकाइयों के पंथ इसमें दे दिया गया है, तो आप इसे देख लेंगे। इसमें देखिए 7 में क्या दिया है, हिंदू धर्म तथा और धर्म और समाज, ठीक है, लास्ट है पॉइंट इसमें। देखिए अन्य धर्मों की तरह हिंदू धर्म भी कोई जड़ धर्म नहीं है, ठीक है, कोई जड़ धर्म नहीं है। राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तियों का प्रभाव हिंदू धर्म पर भी पड़ा और हिंदू धर्म ने भी राजनीति को प्रभावित किया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा आसपास मौजूद समाजों के लोगों के स्थानीय देवताओं को पूरे देश में विभिन्न रूपों से साथ करते हुए अपने साथ लेकर चलने की प्रकृति रही है। इससे सांस्कृतिक संस्कारों का विस्तार तथा गैर सांस्कृतिक संस्कारों का सांस्कृतिकरण हुआ है। सांस्कृतिक हिंदू धर्म सभी हिंदुओं को सामान्य जीवन मूल्य प्रदान करता है तथा सामान्य जीवन मूल्य को धारणा करने के कारण लोग एक समुदाय के रूप में मिलकर रहते हैं। कुग्र समुदाय के लोग भी अपने स्थानीय दैवीय स्थलों तथा मंदिरों में जाते थे और गंगा की तरह कावेरी नदी को पवित्र मानते थे, ठीक है। कौन? जो कुग्र हैं वो लोग। चलिए ओका किसे कहते हैं आपको मैंने बता दिया। अब इस यूनिट में इतना ही इम्पोर्टेंट था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 9 पे, ठीक है। मुक्कुवार यानी महिला यानी कल्पना राम, इनके द्वारा लिखा गया है ये, ठीक है। अब देखिए मुक्कुवार समाज क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट, इसी में यही एक इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मुक्कुवार समाज क्या है? देखिए समाज का अध्ययन करने में निर्वंश विज्ञान लेखन एक खिड़की की भूमिका निभाता है, ठीक है। निर्वंश विज्ञान वर्णनात्मक शैली में लिखे जाते हैं और व्याख्यात्मक होते हैं। निर्वंश विज्ञान के माध्यम से शोधकर्ता पाठक के लिए वैश्विक परिदृश्य का सृजन करता है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुक्कुवार समाज की समझ, देखिए आइए अब देखिए इसमें क्या है कि A.K. अय्यर 1909 में के अनुसार मुक्कुवार शब्द कन्नड़ भाषा के मोगर शब्द से मेल खाता है। मोगर, इन दोनों शब्दों की जड़ें एक ही है, जिसका अर्थ होता है गोता लगाना, यानी कि डुबकी लगाना, पानी में डूब कर निकलना, समझ गए। और इस शब्द से इस समुदाय के व्यवसाय का जुड़ाव स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। समुदाय का अस्तित्व क्या है? समुदाय का अस्तित्व, देखिए मुक्कुवार समुदाय को देखने और समझने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जातियों के निश्चयन का आधार प्रायः भौगोलिक परिदृश्य होता है। यहाँ विवाह अंतर्गामी होते हैं। काम के लिए प्रवास का रिवाज बहुत सामान्य है। प्रवासन का उद्देश्य तीर्थाटन भी होता है। यहाँ की स्त्रियों तथा शक्तियों को संतुलन की स्थिति को देखें तो 19वीं शताब्दी तक इस समुदाय में स्त्रीत्व की विचारधाराएं अधिक प्रतिबंधित थी और उच्च जाति की स्त्रियों पर यह अधिक लागू होता था। स्त्री स्वतंत्रता के मामले में छोटी जातियों तथा कम आय वर्ग के लोगों की स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जबकि उच्च जातियों की स्त्रियों को बाहर निकलकर काम करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। समझ गए? समुदाय का अस्तित्व समझ गए। यहाँ पे मुक्कुवार समुदाय के स्त्रियों का स्थान क्या था? देखिए मुक्कुवार समुदाय में ज़्यादातर स्त्रियों की जिम्मेदारी घरेलू कामों को निपटाने तक ही सीमित रहती थी, ठीक है। जब इस समुदाय की स्त्रियां बाहर निकलती तो पुरुषों से निरंतर अपनी दूरी बनाए रखती हैं और इस समुदाय की स्त्रियों को स्वतंत्रता भी प्राप्त है और पुरुषों से भी दूरी बनाकर रखने में निर्देशों का भी कोई पालन करती है, वे पालन करती हैं, ठीक। और पुरुषों से दूरी बनाकर रखने का आधार स्त्रियों की आयु तथा उनकी वैवाहिक स्थिति ही होती है। अविवाहित तथा युवा स्त्रियों पर यह प्रतिबंध कड़ाई से लागू होते हैं, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद अथवा विधवा हो जाने पर स्त्रियों की स्वतंत्रता का अनुपात बढ़ जाता है। स्त्रियों की कार्यस्थली घर की चार दीवारी और घर के आसपास का क्षेत्र होता है, जैसे पानी लेने कुएं पर जाना आदि, बस इतना ही तक सीमित रहता था, ठीक है। और उसके आगे इन लोगों पे कुछ नहीं होता था, समझ गए। चलिए महिलाएं तथा पवित्रता का अस्तित्व यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे देख लेंगे थोड़ा सा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को देखेंगे। स्त्री जीवन के विभिन्न चरण, बहुत सारे इसके देखेंगे। स्त्री जीवन जो है औरतों के जीवन के अलग अलग स्टेप होते हैं। पहले वो तो बच्ची होती है, उसके बाद में फिर वो लड़की बनती है, उसके बाद में फिर वो औरत बनती है, फिर उसके बाद में माँ बनती है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग स्टेप है और हर दौर का, हर चरण का, हर स्टेप का अलग अलग उसका कार्य होता है। बच्ची में किस तरीके से रहना है, फिर से जब वो बड़ी होती है उस तरह उसको क्या करना है, शादी के बाद उसका कौन सा काम होता है, फिर उसके आगे बहुत सारे स्टेप हैं, ठीक है। और आप ये बेहतर भी जानते हैं। चलिए घरेलू इकाई का शक्ति की ओर बढ़ता कदम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने बताया स्त्री और पवित्रता के बीच क्या संबंध है वो मैंने पहले आपको बता दिया है। बहुत इसमें वही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और उसमें था मुक्कावर,
ठीक है, समझ गए। अब चलिए इसमें जो एक यूनिट 10 अब यहाँ से स्टार्ट होता है, तभी इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, रणनीति और नुकसान, राजनीति का सामाजिक निर्वंश विज्ञान, ये किताब का ही नाम है, इस बुक में दे दिया गया है, ठीक है। F.G. बेली, ठीक है, इसके राइटर हैं F.G. बेली, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है राजनीतिक व्यवस्था का एक खेल, ठीक है। राजनीतिक ढांचे की परिभाषा, और इसमें ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, और राजनीतिक परिवर्तन और अव्यवस्थाएं और वृहद समाज, ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेतृत्व की विभिन्न भूमिकाएं, ठीक है, इन सबको हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे बहुत जल्द। देखिए राजनीतिक व्यवस्था एक खेल है, ठीक है। कैसे, देखिए बेली ने राजनीतिक व्यवस्था को गहराई से समझने के लिए इसे एक खेल के तौर पर देखा था, और बताया कि जिस तरह किसी खेल में निर्धारित नियम होते हैं, उसी तरह राजनीति में भी कुछ निर्धारित नियामक होते हैं। हालांकि एक निश्चित अवधि के बाद राजनीति खेल कम, लड़ाई अधिक लगती है, जिसका अंतिम उद्देश्य न सिर्फ खेल को जीतना होता है, बल्कि जीत के बाद खेल को इस तरह नष्ट कर देना होता है कि इसके बाद नियमों को एक नई व्यवस्था की स्थापना की जाए। बेली इस संबंध में अस्तित्वमान 2 नियमों को स्पष्ट करते हैं। इनमें पहले यह कौन से नियम थे, तो वे मानक नियम जो सार्वजनिक होते हैं, वे नियम किसी विशेष गतिविधि को वर्णित नहीं करते हैं। वही दूसरे नियम वे हैं जो सामाजिक क्रियाओं के लिए व्यापक सीमाओं का निर्धारण करते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास इस बारे में पर्याप्त विकल्प मौजूद है कि वह किस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है। अन्य तरह के नियमों में व्यावहारिक नियम का जिक्र बेली करते हैं। ये वे नियम हैं जो निजी बुद्धि से संबंध होते हैं। बेली ने अपनी पुस्तक में इन्हीं नियमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजनीतिक व्यवस्था की गतिविधियों को स्पष्ट किया है। क्लियर हो गया। राजनीतिक ढांचे की परिभाषा इसमें दिया गया। देखिए जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि राजनीतिक ढांचे को किसी खेल की तरह देखा जा सकता है, ठीक है। जो मैंने बताया उसी को लिख दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें 2 प्रतिभागी टीमें शामिल होती हैं। जीतने वाले को पुरस्कार प्राप्त होता है, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए टीम के सभी खिलाड़ी खेल के नियमों से प्रतिबद्ध रहते हुए लगातार स्पर्धा में जुटे रहते हैं। और बेली स्पष्ट करते हैं कि इस तरह हम किसी राजनीतिक व्यवस्था को 5 नियामक अवधारणाओं के जरिए समझ सकते हैं। 5 अवधारणाएं कौन कौन से हैं, तो पहला यहाँ पुरस्कार का निर्धारण, दूसरा यहाँ पे प्रतिभागिता की योग्यता, तीसरा है प्रतिस्पर्धी समूहों की संरचना। इसे आप देख लेंगे, थोड़ा सा पॉइंट है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उचित एवं अनुचित व्यवहार, और लास्ट वाला है मध्यस्थ भूमिका। नेतृत्वकर्ता की स्थिति, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। नेतृत्व की भूमिका, देखिए रात भी काफ़ी हो चुकी है, बहुत तेज़ी के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कमेंट बहुत ज़्यादा आ गया है इस सब्जेक्ट का, इसीलिए मैं बना। राजनीतिक परिवर्तन और अव्यवस्थाएं, ठीक है। राजनीतिक परिवर्तन, ठीक है। राजनीतिक परिवर्तन, यह परिकल्पना गलत होगी कि राजनीतिक समझ सिर्फ समाज में मौजूदा नियामकों से ही उत्पन्न होती है। उन लोगों के नज़रिए से ही अपनी समझ को विकसित करना भी गलत है जो अधिकारी की भूमिका में हो, और हमें उन लोगों की परिस्थितियों पर भी ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है जो परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। इस पर भी ध्यान देखना बहुत ज़रूरी होती है। ऐसी स्थिति में दंड की व्यवस्था संतुलन बनाए रखने का काम करती है। वही कई समानांतर प्रक्रियाएं भी चलती रहती हैं जो राजनीतिक परिवर्तन का जरिया बनती है। समझ गए। इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा देख लेंगे। और अब हम वृहद समाज में राजनीतिक क्षेत्र, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप देख लेंगे, ठीक है। बेली कहते हैं कि राजनीतिक ढांचे को समझना जितना ज़रूरी है उतना ही आवश्यक ये भी जानना ज़रूरी है कि ढांचा वृहद सामाजिक व्यवस्था में ही अंतर्निहित रहता है। समाज का धार्मिक, आर्थिक, परंपरागत, वंशानुगत ढांचा राजनीतिक तंत्र को व्यापक स्तर पर प्रभावित करता है। विस्तृत व्यवस्था दूसरी छोटी व्यवस्थाओं को अपने नियमों के अनुरूप संचालित होने देने पर सहमत हो सकती है या अनुमति दे सकती है, लेकिन तब तक ही जब तक कि छोटी व्यवस्था बड़ी व्यवस्था की गतिशीलता और स्वरूप को किसी तरह नुकसान नहीं हो। समझ गए। अब इस यूनिट में बहुत ख़त्म हो गया। अब ये लास्ट यूनिट बचा है इस ब्लॉक का, यूनिट 11 गली नुक्कड़ समाज
स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, WF वाइट, ये इसका राइटर है। गली नुक्कड़ समाज देखें, जो गली वली में ज़िंदगी बसर करते हैं। स्ट्रीट कॉर्नर, जो कोने काने है ना, इस तरीके से आप गली के कोने काने, जैसे नहीं होता है खाली जगह होता है, वहाँ पे भी कुछ होता है। देखिए यहाँ पे एक यही पॉइंट, इसमें बहुत सारा जैसे नुक्कड़ के लड़के बनाम कॉलेज के लड़के, सामाजिक संबंध तथा नेतृत्व में, यानी कि नुक्कड़ के लड़के कैसे रहते हैं, कॉलेज के लड़के कैसे रहते हैं, गुटकाबाजी, राजनीतिक तथा सामाजिक संरचना, इसी सब के बारे में इसमें दिया गया है। तो ये इसे आप भी खुद से अच्छे से इसको थोड़ा सा पढ़ के देख सकते हैं। देखिए, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का प्रकाश स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक से हुआ था। ठीक है, इस पुस्तक में इटली की गंदी बस्तियों का वर्णन किया गया है। समझ गए, स्ट्रीट कॉर्नर ये एक सोसाइटी, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी एक किताब का नाम है। ठीक है, जिसके राइटर हैं कौन, जिसके राइटर हैं WF वाइट। ठीक है, ये किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो इटली की जो गंदी बस्तियां हैं उसी के बारे में इसमें बात करते हैं ये। ठीक है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में शिकागो प्रेस ने 1943 में प्रकाशित किया था। फील्ड वर्क और सहभागी अवलोकन का यह पुस्तक एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आने वाले वर्षों में इनके संस्करण बार बार प्रकाशित किए गए। अमेरिका में इटली के लोगों की बस्ती में रहने वाले विभिन्न मानव समूहों के व्यवहार का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। इस जिले या क्षेत्र को कॉर्नर विले कहा जाता है। समझ गए, यहाँ पे आप समझ गए इसको। अब देखिए, इस पुस्तक के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, नुक्कड़ के लड़के बनाम कॉलेज के लड़के कैसे। देखिए, वाइट ने समान विज्ञान तथा मानव विज्ञान का अध्ययन किए बिना ही कॉर्नर विले का अध्ययन आरंभ कर दिया था, शुरू कर दिया था। उनकी किताब में दूसरी पीढ़ी के इटालियन अमेरिकन कॉलेज के लड़के तथा नुक्कड़ के बीच असमानताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, ये वाइट ने कहा था 2012 में। लेखक ने विश्लेषणात्मक ढांचे के स्थान पर वास्तविक जीवन संबंधी जानकारी पर अधिक ध्यान दिया है। लेखक ने प्रेरक प्रक्रिया का पालन करते हुए नुक्कड़ के लड़कों के जीवन अवलोकन किया है। जिस क्षेत्र के लोगों के जीवन का अध्ययन लेखक ने किया है उसे विभिन्न समूहों तथा समुदायों में बांटा गया है। पुस्तक के पहले हिस्से में स्थानीय मानव समूहों की स्थापना और व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया गया है। गली के नुक्कड़ पर रहने वाले लोग वहां के लोगों तक ही सीमित रहते हैं। वहां बाहर की दुनिया के बारे में जानने की उन्हें कोई उत्सुकता भी नहीं होती है, कोई इच्छा भी नहीं होती है। बस्तियों के अनेक कोनों पर इस तरह के मानव समूह मौजूद रहते हैं। वे हर सप्ताह और हर रात इकट्ठा होते हैं। इस प्रकार वे एकत्रित होकर किसी खास गतिविधि में संलग्न होते हैं। इस तरीके से आप समझ गए। जैसे नहीं देखते हैं कहीं कहीं अगर गली है तो वहाँ पे कोने पे जगह खाली हो गई तो वहीं पे बहुत सारे, जिसको एक आम भाषा में इस तरीके से नेटुआ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, और आप कॉलेज का तो जानते ही हैं, तो बस इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, गुटकाबाजी क्या है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के पद्धतिगत योगदान। ठीक, चलिए, अब इस यूनिट में बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। बाकी इस यूनिट में अब कोई इम्पोर्टेंट नहीं। इस ब्लॉक में ब्लॉक 2 यहीं पे ख़त्म होता है। ब्लॉक 3 अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लॉक 3 में क्या है कि निर्वंश विज्ञान की मूल अवधारणा। ठीक है, इसमें है आपका, चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें बहुत तेज़ी के साथ। तो इसमें भी आपके 5 यूनिट्स और बच गए हैं इस बुक का, जो कि हम इसमें देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए, ये है जो नृवंश विज्ञान पर विमर्श मीन्स होता है बहस। ठीक है, अब देखिए, नृवंश विज्ञान परंपरा, इस बुक में मैं बता दूं आपको कि इस बुक में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नृवंश विज्ञान क्या है, नृवंश विज्ञान से आप क्या समझते हैं, फिर से जो मैंने यूनिट जो ब्लॉक 1 में जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, निर्वंश विज्ञान परंपरा, निर्वंश विज्ञान क्रियाविधि के सिद्धांत, निर्वंश विज्ञान के नए आयाम, प्रतिरूप या दोहरा दृष्टिकोण। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ये है निर्वंश विज्ञान परंपरा और इसका क्रियाविधि सिद्धांत। ठीक है, इसी के बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, निर्वंश विज्ञान के उद्भव और विकास में ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े 2 प्रारंभिक सामाजिक निर्वंश विज्ञानियों ब्रो निस्ला मेलिनोस्की और AR रेडक्लिफ ब्राउन का महान योगदान रहा है इसमें। ठीक है, आज अगर हम निर्वंश विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो इसका श्रेय पोलैंड निवासी ब्रेनिस्ला मेलिनोस्की को जाता है, जिन्होंने 1920 में पश्चिमी प्रशांत महासागर स्थित ट्रोबिएंड द्वीप के लोगों पर शोध अध्ययन किया था। ठीक है, मेलिनोस्की की ही शोध विधि के बाद में
A.R. रेडक्लिफ ने अंडमान द्वीप समूह में अपने अध्ययन के लिए प्रयोग किया। परस्पर संबंध विषयों नृवंश विज्ञान और समाजशास्त्र के लिए दो अलग अलग शब्द प्रचलित हैं। पहला है ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट का, और जहाँ इसे हम नृवंश विज्ञान यानी एथनोग्राफी कहा जाता है, और वहीं दूसरा शब्द है प्रतिभागी परीक्षण यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो कि शिकागो स्कूल ऑफ सोशलिस्ट में प्रचलित है। ठीक है। एथनोग्राफी शब्द ग्रीक शब्द एथनो, जिसका अर्थ है जाति, ये मैंने पहले ही बता दिया, या कई बार देश भी होता है इसका माना, और ग्राफोस यानी मीन्स होता है जिसका लेखन होता है, यानी कि ये मिलकर बना है। ठीक है। यानी नृवंश विज्ञान किसी जाति, जनजाति, समुदाय या देश के बारे में लिखने की विधा है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि किसी जाति, जनजाति, समुदाय या देश के बारे में क्या लिखा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नृवंश विज्ञान के उभार के समय से ही इससे जुड़े शोधकर्ताओं ने विभिन्न जनजातियों और समुदायों के सांस्कृतिक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया। क्लेफोर्ड तथा मार्क्स हैमर्सले और एक्टिन्स कहते हैं, नृवंश विज्ञान शोधकर्ता को निश्चित समयकाल के लिए लोगों के दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंध करता है, ताकि वह उनके जीवन हो रही घटनाओं को देख सके, कहीं जाने वाली बातों को सुन सके, औपचारिक अनौपचारिक साक्षात्कारों के जरिए बातचीत करके दस्तावेजों तथ्यों का संकलन कर सके, और इन सब के माध्यम से उस बिंदु के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल सके जिसका परीक्षण उसका लक्ष्य है। क्लियर हो गया। यहाँ पे नृवंश विज्ञान देखिए, नृवंश विज्ञानी शोधकर्ता कुछ विशेष परिस्थितियाँ निर्धारित होती हैं। ठीक है। मार्चिसन ने ऐसी कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों को चिन्हित किया है जो वर्तमान दौर में भी लागू होती है, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे आप इसे देख लेंगे। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। नृवंश विज्ञान क्रियाविधि के सिद्धांत। ठीक है। देखिए, नृवंश विज्ञान ने नृवंश विज्ञान के 3 प्रमुख क्रियाविधि स्वरूपों को स्पष्ट किया है। ठीक है। देखिए, पहला है प्रकृतिवाद। ठीक है। प्रकृतिवाद यह नृवंश विज्ञान का पहला क्रियाविधि स्वरूप है, जिसमें शोध का लक्ष्य प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली मानवीय गतिविधियों का परीक्षण प्रस्तुत कर। ठीक है। घटित होने वाले जो मानवीय गतिविधियों का परीक्षण प्रस्तुत करता है। ठीक है। यह क्रियाविधि सुनिश्चित करती है कि यह तभी संपन्न हो सकती है जब शोधकर्ता शोध समूह के साथ प्रत्यक्ष उपस्थित हो। इसे प्रयोगों या साक्षात्कारों के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता। शोधकर्ता के लिए अपना शोध प्राकृतिक यानी कि वास्तविक व्यवस्था में करना अनिवार्य है। यहाँ प्राकृतिक व्यवस्था का अर्थ उन लोगों के पर्यावास से है जिन पर शोध किया जाना है। प्रकृतिवाद शोध समूहों की गतिविधियों पर शोधकर्ता के प्रभाव को कम करता है। दूसरा है यहाँ पे समझ। ठीक है। समझ क्या, हम जान चुके हैं कि नृवंश विज्ञान में शोध के लिए शोधकर्ता का शोध क्षेत्र में प्राकृतिक व्यवस्था में रहना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह तभी संभव है जब शोधकर्ता को शोध समूह की गतिविधियों से संबंध, पर्यावरण की और संस्कृति की समझ हो। इस तरह नृवंश विज्ञान की एक पद्धतिगत सिद्धांत के सफल निष्पादन के लिए शोधकर्ता में यह समझ होना अति आवश्यक है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि हम किसी गतिविधि को तब तक ठीक से वर्णित नहीं कर सकते जब तक हम स्वयं उससे परिचित नहीं हो। क्लियर हो गया। तीसरा है अधिष्ठापन। ठीक, हम जान चुके नृवंश विज्ञान में शोध के लिए शोधकर्ता का शोध क्षेत्र में प्राकृतिक व्यवस्था में रहना आवश्यक है, ज़रूरी है, ये हम पहले भी जान चुके हैं। शोधकर्ता यह जानने का प्रयास करता है कि शोध समूह में रहने वाले लोग घटनाओं, गतिविधि और व्यवस्था को किस तरह देखते हैं। वह उन बातों पर विश्वास करता है और किन बातों पर विश्वास करता है, उन बातों पर विश्वास करता है कि लोग किस तरह अपनी जीवन शैली की व्याख्या करते हैं। जब शोधकर्ता पूर्व निर्धारित परिकल्पनाओं, सिद्धांतों, अवधारणाओं के आधार पर समुदाय के अध्ययन का प्रयास करता है तो वह सामान्यतः शोध विषय की प्रकृति को ठीक से समझ पाने में असफल रहता है। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है नैतिक आचार। ठीक है, उसी का पॉइंट है। नैतिक आचार वे नियम है जो शोधकर्ता के शोध विषय के साथ संबंधों का मार्गदर्शन करते हैं। ये नैतिक आचार वे नियम, रीतियाँ, मूल्य हैं जो शोधकर्ता को यह बताते हैं कि उसे शोध के दौरान शोध समूह, शोध प्रतिभागियों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए और किस तरह उन्हें कोई भी हानि नहीं होनी देने चाहिए।
क्लियर हो गया। नैतिक आचार क्या है ये मैंने आपको बता दिया। निर्वंश विज्ञान से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे देख लेंगे ज़रूर। अब हम बात करेंगे आगे निर्वंश विज्ञान के नए आयाम दौर, ठीक है, इसमें आप यहाँ देख लीजिएगा इसको। और इसमें नारी अधिकारवादी निर्वंश विज्ञान, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी के साथ। उत्तर आधुनिक निर्वंश विज्ञान, ठीक है, काफ़ी समय भी ज़्यादा हो गया है, मैं बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। प्रतिरूप या दोहरा दृष्टिकोण, देखिए प्रतिरूप और दोहरा दृष्टिकोण क्या है। निर्वंश विज्ञान के नियम के अनुरूप शोधकर्ता शोध क्षेत्र में सूचनाओं के संकलन के लिए लंबा समय बिताते हैं और इस दौरान लोगों व समुदाय के दैनिक जीवन की घटनाओं गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करते हैं। अध्ययन के दौरान वे लोगों की गतिविधियों, विचारों, बातचीत, विमर्श के आधार पर सघन वर्णन तैयार करते हैं। इस दौरान वे दो दृष्टिकोण से सूचनाओं का संकलन करते हैं। इनमें पहला है शोधकर्ता का अपना दृष्टिकोण और दूसरा है प्रतिभागी का दृष्टिकोण। ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से अलग होते हैं, समझ गए। प्रतिभागी के दृष्टिकोण व्यवस्थापक परक दृष्टिकोण कहा जाता है, जबकि शोधकर्ता या दृष्टिकोण व्यवहार परक दृष्टिकोण कहलाता है। क्लियर हो गया। व्यवस्था परक आंतरिक दृष्टिकोण क्या है यहाँ पे दे दिया गया है, आप इस देख लेंगे, छोटे छोटे पॉइंट में क्वेश्चन ये आ सकता है। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया व्यवहार परक बाह्य दृष्टिकोण, इसे ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको सेकेंड यूनिट में भी, ठीक है। अभिग्रहण निर्वंश विज्ञान को क्या कहा जाता है, मैंने अभी जस्ट बताया, इसके पहले मैंने ऊपर पॉइंट में आपको नोट करवा दिया, नारी अधिकारवादी निर्वंश विज्ञान, ठीक है, इससे आप देख लीजिएगा, ठीक है। एटिक दृष्टिकोण क्या है, मैंने ये इसको पहले ही बता दिया है। एटिक दृष्टिकोण यूनिट फर्स्ट में ही बता दिया था, फर्स्ट ब्लॉक में ही बता दिया था आपको मैंने इसको। अब देखिए इसमें क्या है, यूनिट 13 में क्या दिया गया है इसमें कि वैज्ञानिक निर्वंश विज्ञान, ठीक है। इसमें देखिए शोध समस्या का निरूपण, शोध स्थान का चयन, पहुंच की उपलब्धता। वैज्ञानिक निर्वंश विज्ञान क्या है, इससे क्या समझते हैं, ये इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए वैज्ञानिक निर्वंश विज्ञान जो है कि इतिहास को जानने के साथ वर्तमान दौर के इसके दृष्टिकोण में आए बदलावों के बारे में भी जानेंगे हम, ठीक है। हम वैज्ञानिक निर्वंश विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। साथ ही वैज्ञानिक निर्वंश में सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को भी गहनता से जानेंगे। आगे हम यह भी जानेंगे कि वैज्ञानिक निर्वंश विज्ञान किस तरह काम करता है, या हम भी समझ सकेंगे कि शोध समस्या के निर्धारण से लेकर शोध निष्कर्ष तक पहुँचने की प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या हैं। देखिए वैज्ञानिक निर्वंश विज्ञान, ठीक है, अतीत एवं वर्तमान, ठीक है, अतीत से वर्तमान तक, ठीक है। जैसा कि पूर्व इकाइयों हम जो पहले अभी हम यूनिट पढ़ा है उसमें निर्वंश विज्ञान सिद्धांत का एवं कार्य पद्धति दोनों ही स्वरूपों को सामाजिक विज्ञान का प्रमुख अंग माना जाता है, ठीक है। और कैसे यह समान संस्कृति परिवेश में रहने वाले समूहों के जीवन को परिलक्षित करता है। ब्रिटिश मानवविज्ञानी ब्रोनिस्ला मैलिनोस्की पहले शोधकर्ता थे जिन्होंने निर्वंश विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग किया, ये मैंने पहले बता दिया है आपको, जिसका आधार शोध समूहों में निर्वंश विज्ञानियों की गहन सहभागिता था। मैलिनोस्की मानते थे कि किसी समूह को सक्रिय सहभागिता के साथ समूह के सूचना प्रदाता के दृष्टिकोण से समझते हुए अच्छी तरह जाना जा सकता है। प्रारंभिक चरण में शोधकर्ता निर्वंश विज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए समर्पित रहे। इसके लिए उन्होंने शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी नियमावली भी तैयार की। इस नियमावली में निर्वंश विज्ञान शोध कार्य के दौरान उपयुक्त निर्देशों की श्रृंखला लंबी दूरी तय कर दिए जाते थे। हालांकि इसी संक्षिप्तता वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए एक स्वरूप है जो स्वतंत्र रूप से परीक्षित किया जाता है। दूसरी ओर निर्वंश विज्ञान में प्रकृतिवादी दृष्टिकोण को भी समाहित था। यह सिद्धांत अधिक व्याख्यात्मक है, इसे परीक्षणों के जरिए सत्यापित नहीं किया जा सकता है, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पहलू इसे यथार्थवाद से भिन्न बनाता है, ठीक है। यथार्थवाद मैंने बता दिया, बहुत डिटेल्स में मैंने बताया है। पीछे आप हमारे चैनल में बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड हैं, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। हमारे जो भी हमारे चैनल से अगर आप तैयारी करते हैं तो ये 100% है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर नहीं लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर मिला सकते हैं, मेरे वीडियोज़ देख करके क्वेश्चन पेपर मिला सकते हैं, आप देख सकते हैं उसमें कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसमें छुपाने की बात क्या है, आप खुद जा करके देख सकते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक निर्वंश विज्ञान क्या अन्य सामाजिक और व्यावहारिक विज्ञानों तथा निर्वंश विज्ञान के परीक्षणों की पद्धतियों में अंतर है, ठीक है।
इसमें क्या है कि पद्धतियों से इस इत्र निर्वंश विज्ञान में यह माना जाता है कि शोधकर्ता के विभिन्न पहलुओं की खोज करने की अनिवार्य आवश्यकता है, जिनमें शोध समूह के लोगों की गतिविधियां और इन गतिविधियों के कारणों का मूल्यांकन करना शामिल है। निर्वंश विज्ञान में यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता इन गतिविधियों की व्याख्या का प्रयास करें और इन गतिविधियों प्रक्रियाओं को स्वयं को जोड़ते हुए अपनी समझ प्रस्तुत करें। समझ है। वैज्ञानिक निर्वंश विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों में एक बड़ा अंतर यह है कि यहाँ शोधकर्ता के लिए शोध क्षेत्र में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण की संभावनाएं नहीं है, जबकि सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान में यह संभव है कि वैज्ञानिक निर्वंश विज्ञान शोध किसी सामाजिक व्यवस्था में इस तरह होता है कि वहाँ शोधकर्ता सीधे सहभागी बन जाता है और व्यवस्था में ही बतौर सहभागी या बतौर अतिथि शामिल रहकर वहाँ घट रही घटनाओं का परीक्षण करता है, जबकि अन्य सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान में औपचारिक या प्रायोगिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिन पर शोधकर्ता का पूर्ण नियंत्रण रहता है और वे नियत परिणाम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? बस इसमें क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि वैज्ञानिक निर्वंश विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों में क्या अंतर है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं ये मैंने बता दिया आपको। साक्षात्कार प्रक्रिया क्या है? साक्षात्कार प्रक्रिया आप ये इसके पहले जो यूनिट गया है इसी यूनिट में साक्षात्कार प्रक्रिया है, जो कि आप इसे देख लेंगे। हालांकि ये हमको तो नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साक्षात्कार में देखिए, साक्षात्कार थोड़ा सा मैं बता दूँ। साक्षात्कार में मौखिक रूप से संवाद के रूप में प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, और इन प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर शोधकर्ता अपने स्तर पर परिणाम तक पहुँचता है। यही होता है साक्षात्कार प्रक्रिया। समझ रहे हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शोध स्थान का चयन, पहुंच की उपलब्धता, समूह के समक्ष सूचना संग्रहण, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है। सूचना संग्रहण की प्रक्रिया में शोध क्षेत्र से संबंधित नोट्स तैयार करना शामिल है, जो कि नृवंश विज्ञान वैज्ञानिक शोध का पारंपरिक तरीका है। प्रारंभिक दौर में ये नोट्स हस्तलिखित हुआ करते थे, लेकिन आज आधुनिक समय में लैपटॉप और अन्य उपकरणों की मदद से इन्हें तैयार किया जाता है। हालांकि अधिकतर मामलों में निर्वंश विज्ञानी के लिए सूचनाएं जुटाना और इन्हें अभिलेखित करना मुश्किल महसूस होता है, और इस समस्या के समाधान के लिए शोधकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि वह शोध और शोध क्षेत्र शोध समूह के संबंध में पहले से उपलब्ध सूचनाएं जुटा कर रखे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक दिया है पॉइंट चल विवरण, और दूसरा है भूली हुई घटनाएं। ठीक है, फॉरगेटन इवेंट्स, रनिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, व्यक्तिगत विचार यानी पर्सनल थॉट्स, और कार्यप्रणाली संबंधी नोट यानी कि मेथोडोलॉजिकल नोट्स, और निर्वंश वैज्ञानिक सूचनाओं का विश्लेषण यानी कि एनालाइजिंग एंथ्रोग्राफिक डाटा। ठीक है, इसको आप छोटे छोटे पॉइंट में आप इसे देख सकते हैं हल्का सा। ठीक है, निर्वंश वैज्ञानिक लेखन यानी कि राइटिंग एथनोग्राफी, ये क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया। निर्वंश वैज्ञानिक लेखन पूरी निर्वंश वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया पर सबसे अहम घटक है। प्रारंभिक काल से ही निर्वंश विज्ञान की पहचान इससे की जाती है कि शोध की जुड़ी कितनी सूचनाएं जुटाई गई हैं और इनका लेखन किस तरह किया गया है। इससे यह पाठ्य वस्तु संबंधित गतिविधि बन जाती है। क्लियर हो गया? शोध समस्या से आप क्या समझते हैं ऊपर मैंने अभी बताया। ठीक है, फील्ड नोट्स क्या है ये सब आप जान रहे हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब इस यूनिट में इतना ही था इम्पोर्टेंट, जो मैंने बता दिया, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप इसे देख सकते हैं। अब इसमें निर्वंश विज्ञान की नारीवादी विवेचना, ये थोड़ा सा इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि नारीवादी निर्वंश विज्ञान का उभार और नारीवादी निर्वंश विज्ञान की पद्धति। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जो देखिए 50 साल में नारीवादी आंदोलनों और विचारों ने सामाजिक विज्ञान और मानविकी पर खासा गहरा असर डाला है। करीब 2 शताब्दियों से नारीवाद का मुख्य केंद्र बिंदु पुरुषों द्वारा महिलाओं की अधीनता रहा है। ठीक है, यानी कि हर बार यही देखा जाता है हिस्ट्री में भी कि महिला से ज़्यादा इज्जत किसको दिया जाता है? पुरुष लोगों का अहम किरदार माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखिए उसको औरतों को बुरी नज़रों से देखा जाता है, अधीनता कमतर समझा जाता है मर्दों से। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने अपनी उल्लेखनीय पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में यूरोप में नारी
मताधिकारवादी आंदोलन यानी कि सफरेगिट फेमिनिज्म को नारी अधिकारवाद की पहली लहर के तौर पर स्पष्ट किया, जिसने महिलाओं को पहली बार मताधिकार की मांग को लेकर व्यवस्थित तरीके से संगठित किया। नारी अधिकारवाद को व्यापक रूप से उदारवादी, समाजवादी और मार्क्सवादी नारी अधिकारवाद के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि इस इकाई में हम इन विभिन्न विचारों के बारे में विस्तार से नहीं जानने वाले हैं, लेकिन इतना हम जान सकते हैं कि इन सभी दृष्टिकोण का लक्ष्य महिलाओं के दैनिक जीवन के अनुभवों के विमर्श के केंद्र में लाना रहा है। अब देखिए 2006 में एलन लुईन ने अपने शोध कार्यों पुस्तक में कुछ ऐसी बहादुर और अग्नि महिलाओं के कार्यों को जगह दी जिनमें से अधिकतर अब तक अज्ञात थी। इनमें एल्सी क्लेव पार्सन भी शामिल थी, जो बेहद सक्रिय नारी अधिकारवादी रहीं। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से युवा शोधकर्ताओं को उस दौर में आर्थिक सहायता प्रदान की जब शोध कार्यों के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण जैसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। समझ रहे हैं। लुईन ने इसी कड़ी में जोरा नील थर्स्टन का भी जिक्र किया। वह अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में फ्रेंच बोआज के मार्गदर्शन में शोध किया था। ठीक है। मेलिनोस्की की छात्रा फिलिस कैबरी के विशेष सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में महिलाओं के मुद्दों पर नृवंश विज्ञान शोध कार्य को दिशा देने वाली अग्नि विद्वान माना जाता है। 1939 में उन्होंने अपनी पुस्तक अबॉरिजिनल वीमेन सेक्रेड एंड प्रोफेन में आदिवासी महिलाओं की अलग लेकिन समृद्ध परंपराओं पर प्रकाश डाला। समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। नारीवादी नृवंश विज्ञान का उभार, ठीक है, इसमें दिया गया है। 1970 के दशक में पश्चिमी विश्वविद्यालय में नारीवादी नृवंश विज्ञान का उभार और विकास हुआ और 1970 में सेली स्लोकम का शोध पत्र वुमन द गैदरर द मेल बॉयस इन एंथ्रोपोलॉजी अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया, जिसमें मानव जाति के विकास में महिलाओं और पुरुषों की भूमिका को लेकर के अकादमिक सोच यानी कि एकेडमिक थिंकिंग पर पुरुष प्रधानता को चुनौती पेश की गई। क्लियर हो गया यहाँ पे। देखिए शेरी ऑर्टनर की पुस्तक इज फीमेल टू मेल इज नेचर इज कल्चर को इस लिहाज से प्रभावी माना जाता है कि इसमें सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की द्वयम स्थिति को प्रतीकात्मक ढांचे के जरिए स्पष्ट किया गया है। क्लियर हो गया। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नारीवादी नृवंश विज्ञान की पद्धति, ठीक है। अब इसमें देखिए नारीवादी नृवंश विज्ञान का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा कि इसमें शोध कार्य के लिए नए सिद्धांत और कार्यविधियों को स्पष्ट किया। यहाँ हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। क्या समझने का प्रयास करेंगे? नारीवादी और प्रत्यक्षवादी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे से देखिएगा। समाज विज्ञान की मुख्य धारा, जिसे कुछ लेखकों ने पुरुषवादी धारा कहा है, को नारीवादी ने प्रत्यक्षवाद की आलोचना के जरिए चुनौती दी। प्रारंभिक समाज विज्ञान समाजशास्त्र नृवंश विज्ञान भी शामिल है। प्रत्यक्षवाद या मूल्य मुक्त वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षतावाद पर आधारित था। प्रत्यक्षवाद में तथ्यों और सत्य के संकलन पर जोर दिया जाता है। शोध कार्य वैध, वास्तविक और अनुकरणीय होना चाहिए। नारीवाद का तर्क यह है कि व्यवस्था शोधकर्ता और शोध विषय का शोध प्रतिभागी के बीच विभेद को जन्म देती है। शोधकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शोध विषय से एक निश्चित दूरी बनाए रखे ताकि वह शोध प्रतिभागियों जिन पर शोध किया जाता है के जीवन घटनाओं स्तर को निष्पक्ष रूप से देखे और व्याख्या करे। क्लियर हो गया। अब देखिए नारीवादी एवं क्षेत्र कार्य, ठीक है। नारीवादी शोध कार्यों का महत्व क्षेत्र कार्य की गतिशीलता पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हमने पहले पेगी गोल्ड के संदर्भ में क्षेत्र कार्य के महत्व को समझा है। इनके अलावा शोध और विशेषकर नारीवादी को शोध अध्ययन में क्षेत्र कार्य के महत्व को बताने वाले कुछ महत्वपूर्ण नाम है। पहला है शर्ना ग्लुक और डेफनी पटाई, जो कि 1992 में संपादित पुस्तक वीमेन्स वर्ड्स द फेमिनिस्ट प्रैक्टिस ऑफ ओरल हिस्ट्री 1990 में जोयस नीलसन द्वारा संपादित फेमिनिस्ट रिसर्च मेथड्स एक्सप्लेंसरी
एक्सेप्टिडिक्स इन सोशल साइंस कमला विश्लेषणर की 1974 में लिखित पुस्तक फिक्शंस ऑफ फेमिनिस्ट एथनोग्राफी और 1996 में उल्फ द्वारा संपादित फेमिनिस्ट डिलेमास इन फील्ड वर्क शामिल है। चलिए, काफ़ी अब नींद भी लग रही है, करीब 2 बज गया है, 2:08 हो गया है। आगे हम बढ़ेंगे। विकास और सामाजिक परिवर्तन इसमें दिया गया है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। थोड़ी सी आवाज़ अब दिक्कत हो रही है। ये एक पॉइंट है भाई, लीला दुबे एक भारतीय, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा। बस अब इस यूनिट में इतना ही था। अब हम ये यूनिट है यूनिट 15, इसमें हम देखेंगे व्याख्यात्मक निर्वंश विज्ञान का विकास, प्रारंभिक पारंपरिक काल, आधुनिकतावादी चरण, अस्पष्ट शैलियाँ। इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, व्याख्यात्मक निर्वंश विज्ञान का विकास, और दूसरा व्याख्यात्मक निर्वंश विज्ञान अर्थ एवं पद्धतियाँ। ये 2 ही इसमें इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका, ठीक है। व्याख्यात्मक निर्वंश विज्ञान को समझने से पहले व्याख्यात्मक शोध अनुसंधान प्रक्रिया को समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। तब जाकर के आपको क्या समझ में आएगा, व्याख्यात्मक निर्वंश विज्ञान, ठीक है, क्योंकि यही व्याख्यात्मक निर्वंश विज्ञान का मूल है, आधार भी है। व्याख्यात्मक शोध इस परिकल्पना पर आधारित है कि सामाजिक यथार्थ एकल या वस्तुनिष्ठ नहीं, बल्कि यह मानवीय अनुभव और सामाजिक संदर्भों यानी कि अस्तित्व संबंधों के आधार यानी कि ऑन्टोलॉजी पर आकार लेता है। ऐसे में सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों को इसके विभिन्न पहलुओं यानी ज्ञानवाद आदि के सामंजस्य के साथ व्यक्तिनिष्ठ व्यवस्था करना इसके अध्ययन का सही माध्यम है। अब देखिए, व्याख्यात्मक सिद्धांत इस तर्क पर आधारित होता है कि यथार्थ तक पहुँचने का कोई सीधा, सरल या मध्यस्थ रास्ता नहीं है, जिसका अर्थ यह हुआ कि मानव समाज के बाहरी दुनिया से संपर्क संबंध हमेशा ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भों के जरिए मध्यस्थ बने रहें, ठीक है। चलिए, अभी इतना हम आपको समझा दिए हैं कि ये आप अपने से भी ये थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। व्याख्यात्मक निर्वंश विज्ञान का विकास, प्रारंभिक पारंपरिक काल कैसे हुआ, आधुनिकतावादी, दूसरे में क्या हुआ, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आप इसे देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अस्पष्ट शैलियाँ, देखिए 1970 से लेकर के 1986 तक तीसरे चरण की शुरुआत के साथ गुणवत्तापरक शोधकर्ताओं ने अपने शोध कार्यों के लिए पूर्व से उपलब्ध आदर्शों, सिद्धांतों और रणनीतियों के अनुपूरक के तौर पर अस्पष्ट शैलियाँ का प्रयोग प्रारंभ किया। इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए, आवाज़ मेरी फंस रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। सघन परिवर्तन का दौर, अभी लगातार वीडियोस बनाना है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है इसलिए। और ये ना समझिए कि ये बुक अभी जो मैं दे रहा हूँ ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए वैलिड है, ऐसी नहीं है। आप जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सब में ये काम आएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें आगे जो इम्पोर्टेंट था मैंने इसमें बता दिया है। समालोचन एक दिया है, एक पॉइंट यहाँ पे इस यूनिट में, इसको आप देख लीजिएगा। निर्भरता, विश्वसनीयता, ठीक है। निर्भरता आप खुद जानते हैं, समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। पुष्टि, योग्यता, अगर ये इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा भी तो 5-5 नंबर में आए या 6 नंबर में क्वेश्चन आई ही बस पॉइंट में दे देगा, ठीक है। चलिए, अब इस यूनिट में ख़त्म हो गया। अभी इस यूनिट में एक भी अब इम्पोर्टेंट नहीं, लास्ट यूनिट आपका यहाँ पे बच गया है। लास्ट यूनिट नैतिकता एवं निर्वंश विज्ञान, इसमें बस यही एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निर्वंश विज्ञान शोध के मार्गदर्शक नैतिक मूल्य, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए क्या है। देखिए, निर्वंश विज्ञान शोध के मार्गदर्शक नैतिक मूल्य, हम उन बिंदुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो किसी भी सामाजिक शोध कार्य के लिए अहम मार्गदर्शक नैतिक मूल्य होते हैं। पहला है सूचित सहमति, ठीक है। शोध कार्य की विश्वसनीयता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह बिंदु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस विचार का मूल यह है कि शोध कार्य के दौरान प्रतिभागी को किसी भी तरह से कोई हानि, कोई नुकसान नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रतिभागी के व्यक्तिगत सम्मान, मूलभूत अधिकार संबंध, जुड़ाव वादों
आदि का हमेशा ध्यान रखना आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक शोध कार्यों में नैतिक आयामों की पूर्ति के लिए सूचित सहमति अहम घटक है। इसका अर्थ यह है कि शोधकर्ता शोध में शामिल होने वाले लोगों को पहले ही यह पूर्णतः स्पष्ट रूप से सूचित कर दे कि शोध के मूल कारक घटक क्या है, प्रतिभागी को इनमें किस तरह जुड़ना है। समझ गए। दूसरा पॉइंट है स्वैच्छिक सहभागिता। बस अभी इसमें छोटा छोटा पॉइंट है, इसको आप नूरमबर्ग संहिता इसको देख लीजिएगा। ठीक। गुमनामी और गोपनीयता। गुमनामी क्या है यहाँ पे दे दिया गया है ये, और यहाँ पे गोपनीयता क्या है। ठीक है। गुमनामी आप नाम से ही जान लेते हैं गुमनामी क्या होता है, और गोपनीयता जो कि साइड हाइड रहता है। ठीक है। प्रतिभागी का विश्वास नहीं तोड़ना। ठीक है। इस तरीके से इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, और सिर्फ इसी यूनिट में नहीं बल्कि ये छोटा छोटा और पॉइंट है इसमें, इसको आप देख लीजिएगा। बस इसी यूनिट में नहीं, मैंने आपको इस बुक को टोटली फुल्ली एक्सप्लेन अच्छे तरीके से जितना मुझसे हो सकता था वैसा मैंने समझाया। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं जिसको पढ़ने के बाद में थोड़ा सा दिल टूट जाता है, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स ना करें जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। ठीक है। ऐसी बातें लिखें जो जिससे लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को अगर आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, देखिए समझदार के लिए बहुत पुराना ही कहावत है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। ठीक है। तो अगर जो बच्चे थोड़ा सा मेहनती होते हैं उनको सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट डिक्लेयर कर दीजिए, पॉइंट को क्लियर कर दीजिए, तो आप उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सिर्फ लेकिन जो बिल्कुल ना पढ़े, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब जो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट आ गया है बीए में, ठीक है, कैसे पढ़ लिया, चिट से पास हुआ होगा, यही ना, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं ना है जी। या अब उसको समझ में नहीं आ रहा है तो अब इसके लिए कौन जिम्मेदार, आप बताइए, मैं कि वो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, और ये वीडियो खासकर इसलिए बनाया जा रहा है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बनाया जा रहा है, और अच्छे से अपना मार्क्स ला सकें। ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोज़ में। बहुत ज़बान लटपटा रही है, रात काफ़ी हो गई, नींद भी आ रही है इसलिए। ठीक है। इसके लिए जो भी मेरे ज़बान से अगर कुछ निकल जाए तो उसके लिए सॉरी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है। और आप इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें हर सब्जेक्ट का। जिसका जो भी सब्जेक्ट है अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बता करके आप अपना सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। उन सब का ये कमेंट ही आया है कि मैं ये सब पूरा कर रहा हूँ। ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप अच्छे से बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम।